अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलाम। तो प्रोग्राम के आगाज में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वैक्सीन की रेस की। इस वक्त रेस है जनाब दुनिया में। और सारे ममालिक जो भी इस वैक्सीन में इस वक्त ट्रायल में है, फेज 3 ट्रायल में, उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उनकी एफिकेसी से मुतालिक वो लोगों को बता सकें कितनी एफिकेसी है उनकी वैक्सीन, कितनी सेफ है वो वैक्सीन। वो चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, रशिया हो, चाइना हो या फिर ऑक्सफोर्ड यानी यूके, ये सब इस कोशिश में है कि सबसे पहले इनकी वैक्सीन आएगी। जिसकी वैक्सीन सबसे पहले आएगी वो सबसे ज्यादा कमाएगा। एक वैक्सीन जिससे मुतालिक कल खबर आई, फाइजर एंड बायोएनटेक कंपनी, इनकी तरफ से कहा गया कि उनकी वैक्सीन, उसकी एफिकेसी 90% है। ये वही वैक्सीन है जिससे मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते चले आए थे कि वैक्सीन आने वाली है। वैक्सीन तो आई, ट्रंप चले गए। अब वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों निकाल रहे हो। इस खबर की सबको खुशी है, लेकिन ट्रंप साहब ने गो के मुबारकबाद दी उन कंपनीज को, बट वो ज़ाहिर है इतने खुश इसलिए शायद नहीं होंगे। इस खबर का फायदा नहीं हुआ। अगर ये वैक्सीन आ फायदा होता उनको बहुत ज्यादा होता, लेकिन अब नहीं होगा ना। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रंप को ये कहते हैं कि ये तो शायद कोविड को मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अक्सर जगहों पर मास्क नहीं लगाते, तो थोड़ा ये भी उन्हें नुकसान हो गया। खैर, दुनिया भर में वैक्सीन के हुसूल के मामले पर इस वक्त जैसे श्रेब भी बता रहे हैं कि रेस जारी है। और वही बात है कि जो सबसे पहले वैक्सीन लेकर आएगा वो सबसे आगे होगा और बाकी सारे पीछे पीछे। अब आप देखिए महक, इंटरेस्टिंगली कल जैसी खबर आई कि फाइजर कंपनी ने कहा कि 90% एफिकेसी उनकी वैक्सीन की, चंद घंटे बाद रशियन नहीं, पहले इस पे रहते हैं। रशियन कंपनी ने भी कह दिया कि हमारी वैक्सीन की एफिकेसी भी 90% से ज्यादा है। यानी जिस तरह मैंने पहले कहा कि हर कंपनी ये चाह रही है कि उनकी वैक्सीन पहले आए। स्पुतनिक 5 उनकी वैक्सीन है रशियन, उससे मुतालिक उन्होंने कह दिया कि उसकी एफिकेसी भी 90% से ज्यादा है। एट द सेम टाइम जो इस वक्त कैनसाइनो वैक्सीन, जिसका ट्रायल पाकिस्तान में भी हो रहा है और 5 ममालिक में भी हो रहा है, कनाडा और चाइना ने मिलकर वैक्सीन बनाई है। इससे मुतालिक भी लेट्स सी कब ये ऐलान करते हैं। और अच्छा, ये उस वैक्सीन के ट्रायल पाकिस्तान में भी हमने पाकिस्तान में हो रहे हैं और मैं लगवा चुका हूं वैक्सीन। ये हम आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। खैर, लेकिन वही बात है कि स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ा है। और जब वैक्सीन आएगी तो हम देखेंगे ये कि स्टॉक मार्केट में तेजी है या मंदी है। मुझे लग रहा है तेजी है। और इसके साथ साथ खबर ये भी आई थी कि जब कोरोना वायरस इस तरह से फैला कि ज्यादा लोग अफेक्ट हुए, तो हमने देखा कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए, लेकिन अब गोल्ड प्राइसेस थोड़ी सी ड्रॉप हो रही हैं। मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, जिस तरह आपने बताया महक कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में तेज़ी है, तो वाकई ऐसी खबरें हैं। खाम तेल की कीमतों में 10% से ज़ायद इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। और अगर ये पाकिस्तान में जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रायल और आपने करवाया भी है, ये पाकिस्तान में भी अगर चीज़ हो जाती तो यकीनन हमारी भी मईशत बेहतर होगी। और ये ट्रायल जो है ये जो है मुफ्त हो रहा है, आपने मुफ्त कराया है। ज़ाहिर ट्रायल है, इट्स फेज 3 ट्रायल। मैं कल गया था और मैंने जाकर वहां पे ये वैक्सीन ट्रायल का मैं पार्ट बना। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। ये मतलब कैसे अभी दिखाएंगे, डिटेल से आपको दिखाएंगे। चलिए अभी इस पर रास्ता रुक जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा कोशिश क्या है आवाम को किसी तरह से रिलीफ दिया जाए, इस महंगाई खत्म हो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है ये। और इसीलिए जो हम देख रहे हैं कि काबीना की बैठक आज लगेगी, बड़े फिर से सर जोड़ेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। 7 निकाती एजेंडा होगा, जिसमें फिर से ये देखा जाएगा कि प्राइस कंट्रोल जो है उस लिस्ट को अगर आवेजा कर दिया जाता है तो इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए। और अगर टाइगर फोर्स मैदान में है तो उसकी खातिर खा जो रिजल्ट्स हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सबका सवाल है, टाइगर फोर्स किधर है, काम किस तरीके से करे, क्योंकि हमें तो उस दाम पे अशिया नहीं मिल रही है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ महंगी शादी। आप देखिए कि एक बहुत ही महंगी शादी हुई है, उसका चर्चा है, हालांकि 3-4 रोज हो गए, बट चर्चा है कि वो खत्म नहीं हो रहा। ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि मिठाई जो है वो 24 कैरेट के फॉइल में लपेट के दी गई है। आप खाना चेक कीजिए, आप स्वीट डिशेस चेक कीजिए, आप डेकोरेशन चेक कीजिए। मैं कहता हूँ महक, इतने ज्यादा फूल, पता नहीं कितने चमन के फूल यहाँ पर लगा दिए गए हैं। लेकिन अब एक काम हो गया। हाँ, अब ये हुआ है FBR जाग गया है, एक्टिव हो गया है। अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स कटौती के बारे में 16 नवंबर तक इनसे जवाब भी मांग लिया गया है। अब देखना कि ये जिन लोगों की शादियां हुई थी, क्या अब उनके ऊपर कोई भारी वक्त आने वाला है? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनसे मुताल्लिक लोग अब सवाल कर रहे हैं, बट वो अब FBR ने जब नोटिस लिया तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बरतानवी अखबार का जिक्र कर लेते हैं। दावा उनकी तरफ से ये किया गया है कि सदर ट्रंप की इलेक्शन में शिकस्त के बाद मेलानिया ट्रंप ने डाइवोर्स के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। मेलानिया
सदर ट्रंप के ओहदे से अलहदगी का इंतजार कर रही हैं और उसके बाद तलाक के लिए अदालत से रुजू करेंगी। मेलानिया सदर ट्रंप के ओहदे से अलहदगी का इंतजार, जैसे मैंने बताया कि वो इंतजार करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक वो सदर रहे तब उनके कोई डील ऐसी थी, बट मेरे समझ से बाहर है ये। मतलब ये शादियां ऐसे कैसे हैं कि सदर ना रहे तो शादी ना रही, मतलब व्हाट इज दिस। और हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे ट्रंप का मेलानिया के साथ जो रवैया था वो अच्छा था, लेकिन मेलानिया हाथ झटक रही थी, वो वोट डाले थे तो साबिक सदर देख रहे थे कि किसको वोट दी। कहीं यही तो नहीं हुआ महक? हाँ, मुझे लगता है ये एक वोट से जो है ना जो बाइडेन जीते, वो बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं। लेकिन खैर मजाक की बात अलग, अगर ये चीज वाकई ऐसा तो फिर ये क्या मुआहदा था कोई, क्योंकि इनकी सेकंड वाइफ हैं। yes. और यही कहा जा रहा था कि वो दिन गिन रही थी कि कब व्हाइट हाउस से बाहर जाएंगे और कब व्हाइट हाउस उनकी जान छोड़ेगा। खैर ये तो कोई कुछ अंदरूनी मामला था, कुछ और बात करते हैं। PSL 5 के बाकिया मैचेस अब वो ज़ाहिर खेलने हैं। बेन डंक, रवि बोपारा और एलेक्स हिल्स कराची पहुंच चुके हैं। इमरान ताहिर, एंडी फ्लावर आज पहुंचेंगे। मैचेस 14th, 15th एंड 17th नवंबर को होंगे कराची में। टिकट ले लें फिर? मिलेगी क्या? ऑडियंस होगी? आई डोंट नो, क्यों भाई बताया जाए हमें। कोविड की सूरत हाल देखते हुए नहीं होगी तो जरा हम टीवी पे देख लेंगे। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अब आगे। दुनिया भर में कोरोना से लड़ने के लिए ज़ाहिर है इस वक्त कोशिशें जारी हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश दो तरीकों से हो रही है। एक ये कि जिसको कोरोना हो जाए उसके लिए दवाइयाँ और उसके रिजल्ट ज़ाहिर है कंपाइल हो रहे हो। एक तरफ कि कोरोना ना हो, उससे बचा जा सके, पहले ही आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं। दैट मीन्स वैक्सीन में जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत से ममालिक काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, चाइना, रशिया, UK, ये सारे फहरिस्त हैं। और इस वक्त तमाम जो वैक्सीन के ट्रायल्स थे वो फेज 3 में थे और रिजल्ट्स अब आना शुरू हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जो रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं वो जरा जल्दी अनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया फाइजर कंपनी की तरफ से एंड बायोएनटेक कंपनी की तरफ से कि हमारे जो वैक्सीन है इसके रिजल्ट्स 90% से ज़्यादा हैं। उसके चंद घंटों बाद स्पुतनिक 5 विच इज रशियन वैक्सीन, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है। अब ये लग ही रहा है कि ये जल्दी में कहा जा रहा है, जल्दबाजी में आवाम का नुकसान ना कर दें। क्योंकि मैं जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो ये है कि जब फेज 3 ट्रायल होता है उसमें जिस वक्त आपको वैक्सीन लगाई जाती है 1 साल तक मॉनिटर किया जाता है आपको, और 1 साल के बाद वो रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं। बट एनीवेज अब जब वॉर लाइक सिचुएशन है, रिजल्ट्स जल्दी कंपाइल हो रहे हैं, तो उससे मुताल्लिक हम जब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस खबर को देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जनाब कैनसाइनो विच इज कैनेडियन एंड चाइनीज वैक्सीन वो पाकिस्तान को दी गई है कि आप इसका ट्रायल कीजिए। पाकिस्तान में इसका ट्रायल हो रहा है और इसका फायदा क्या होगा, आप भी सोच रहे हैं पाकिस्तान में इसका ट्रायल क्यों हो रहा है। अगर ये ट्रायल कामयाब होता है, जो कि इंशाल्लाह होगा, बिकॉज फेज 1 कामयाब हुआ है, फेज 2 कामयाब, वो ह्यूमन ट्रायल्स थे। अब फेज 3 लार्ज स्केल पर हो रहे हैं, फेज 3 ट्रायल यहां पर हो रहा है। और मैं स्पेशली वहां पर गया, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उस ट्रायल का हिस्सा बना, मैंने वॉलंटियर किया, मैंने वो वैक्सीन लगवाई है। वो क्या प्रोसेस है और कैसे आप वहां पर जा सकते हैं। मैं चाहता हूं जो भी इंडिविजुअल्स, हेल्दी इंडिविजुअल्स 18 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो 1 साल तक समझते हैं कि वो इस ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं, उनको बताएंगे कि वीकली या मंथली क्या आपने अपने हालत से मुतालिक उनको बताना है। बहुत आसान सा मरहला है, कुछ मिनट सिर्फ लगते हैं, आपने सिर्फ वहाँ पर जाना है और वहाँ पर अमला बड़ा ज़बरदस्त मौजूद है, आपको गाइड करेगा, कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे और फिर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वैक्सीन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन है और ये चंद मिनट में आपको लगा दी जाएगी। तो प्लीज़ गो दैट, बिकॉज जाहिर है आज हम अगर वॉलंटियर करेंगे तो जल्द से जल्द रिजल्ट्स कंपाइल होंगे। और अच्छी खबर पता है क्या है, जैसे ये खबर आ जाएगी कि इसकी एफिकेसी 90% प्लस है, फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानियों की वैक्सीन लगेगी या बहुत मिनिमल कॉस्ट इसकी होगी। ये हमारी डील है उनके साथ। एनीवेज मैं खुद गया, क्या रहा मामला आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त कोविड-19 की सेकेंड वेव है। बहुत से मुल्क, बहुत से शहर, बहुत से इलाके एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया भर में वैक्सीन से मुताल्लिक भी बहुत काम हो रहा है। इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रही हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन मार्केट में आए। चाइनीज़ वैक्सीन कैनसाइनो, ये पाकिस्तान भी इसके ट्रायल में हिस्सेदार है। ट्रायल का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, आप कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं, पाकिस्तान के किन किन शहरों में ट्रायल इस वक्त हो रहा है, ट्रायल का रिस्पांस क्या है और कब डॉक्टर्स ये समझते हैं कि रिजल्ट्स इतने ज़्यादा कंपाइल हो जाएंगे कि ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी।
आज हम मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। खुद भी इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे, वॉलंटियर किया है हमने। वैक्सीन का ट्रायल होगा, इसके साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि लेमैन क्वेश्चंस हैं कि कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या एहतियात करनी होगी, क्या कोई ख़तरा तो नहीं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट की जानब। शुएब फ्रॉम समा टीवी, आई एम हेयर फॉर द वैक्सीन ट्रायल। थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि क्या कुछ करना होगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं इस ट्रायल का हिस्सा बन सकता हूँ? ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर महक है और मैं इस क्लिनिकल ट्रायल का एक रिसर्च पार्ट हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको पहले कोरोना तो नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है, तो अब यह है कि आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करें। राइट, चले जी, अब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे, और इस दौरान ज़ाहिर डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं कॉन्सेंट रूम में और देखते हैं इस कॉन्सेंट रूम के इस वैक्सीन ट्रायल में क्या कंट्रीब्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। हाँ, मेरा नाम अफसाना है। मैं इस ट्रायल में एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, आप वैक्सीन ट्रायल के बारे में क्या जानते हैं? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि दुनिया में कुछ ममालिक में इस वक्त डिफरेंट वैक्सीन्स का फेज़ 3 ट्रायल हो रहा है, और पाकिस्तान में जो वैक्सीन ट्रायल है चाइनीज़ वैक्सीन है कैंसाइनो, कुछ ममालिक में इसका ट्रायल हो रहा है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पर ट्रायल लेट्स सी। ओके, अच्छा, आप इंग्लिश प्रेफर करेंगे या उर्दू? उर्दू प्रेफर करूँगा। उर्दू प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इस वैक्सीन के बारे में बताती चलूँ। ये एक आपके लिए है और एक दोनों पे आप दस्तखत करेंगे, जिसमें से एक मैं आपको घर पे ले जाएंगे और एक जो है मैं अपने पास रखूँगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। ये एक चाइनीज़ वैक्सीन ट्रायल है, ठीक है, कैंसिनो बायो की तरफ से है, जिसका ये फेज़ 3 है। फेज़ 1 फेज़ 2 हो चुका है, जिसमें जो है इन्होंने कुछ लोगों को वैक्सीन किया था। फेज़ 1 में कुछ कम लोगों को और फेज़ 2 में कुछ ज़्यादा लोगों को वैक्सीन किया था, जिसमें जो है इसके अच्छे असरात साबित हुए हैं। जिसके बाद इन्होंने फेज़ 3 ट्रायल दुनिया भर के 7 ममालिक में शुरू किया है, जिसमें से पाकिस्तान एक है। और पाकिस्तान में भी कई अस्पतालों में हो रहा है, जिसमें से आगा खान अस्पताल एक अस्पताल है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जो कि पिछले साल वुहान से शुरू हुआ था, ठीक है, एक दुनिया भर में फैली हुई बीमारी है। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर अमूमन जो है बुखार, थकावट का, कभी नज़ला, इसके अलावा सोर थ्रोट और इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, तो अभी इस वक्त दुनिया भर में काफ़ी सारे रिसर्चर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी दवाएं या इसकी वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। बेसिकली ये वैक्सीन जो है इसीलिए बनाया गया है कि इससे किस तरीके से हम कोविड-19 से बच सकते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद हम आपसे इजाज़तनामा साइन करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि इसमें शामिल जस्ट इन केस इफ समवन इज यूजिंग मेडिसिन, तो क्या वो वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकता? देखें, इसके लिए हम उनकी डिटेल्स लेंगे कि वो किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उस वैक्सीन का क्या रिजल्ट है। ओके, दैट मींस अगर कोई मेडिकेशन पे भी है तो वो भी इस ट्रायल का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड मेडिकेशंस पे, फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज़ हैं, ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका शुगर लेवल मेंटेन्ड है और दवाइयों पे भी मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करा, तो फिर आप इस ट्रायल में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, फिर भी आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो फिर उसके लिए हम जो है हमारे जो PI होते हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं कि हम आपको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। या जैसे कि कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि HIV में या कैंसर वाली दवाइयाँ होती हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उन्हें इस ट्रायल में पार्ट नहीं ले सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अग्री करते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले हम आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें हम आपकी पास्ट मेडिकल चीज़ें पूछेंगे। इसके अलावा करंटली आप किस तरह की मेडिकल कंडीशन है वो हम जानेंगे। उसके बाद हम आपका जो है हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम वाइटल साइंस कहते हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद हम आपका खून का नमूना लेंगे। खून का नमूना लेने के बाद हम आपको वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद जो है हम आपको आधा घंटा ऑब्जर्व करके फिर हम आपको घर भेजेंगे। ठीक है, इस पूरे 1 साल के दौरान हम आपको 52 टाइम्स मतलब एवरी वीकली मैसेजेस कर रहे होंगे, जिसका आपने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जिसमें हम आपकी जनरल हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको हर मंथली मतलब 11 टाइम्स हम आपको फ़ोन कॉल कर रहे होंगे, जिसमें भी हम आपकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में पूछ रहे होंगे। इसके बाद आपको 1 साल के बाद दोबारा यहाँ आना होगा, जिसमें हम आपका दोबारा से खून का नमूना लेंगे और यहाँ पे आपका ट्रायल पीरियड फिनिश होगा। राइट, ठीक है।
कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है। अच्छा, इस 1 साल के दौरान खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आपको किसी तरह के भी कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं, तो आप हमारी टीम को इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। राइट, ठीक है। डज दैट मीन कि अगर मुझे कोरोना के सिम्टम्स हों तो भी? जी, किसी भी तरह की, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक वैक्सीन ट्रायल है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि या तो हम आपको वैक्सीन लगा रहे होंगे या फिर प्लेसिबो, जिसे कि हम मसनूई पानी कहते हैं, वो लगा रहे होंगे, ठीक है, जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं इस वक्त, ठीक है। और वो आपको स्टडी के आखिरी में बताया जाएगा या फिर खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी के वक्त हम इसको देखेंगे कि आपको क्या मिला था। नहीं, जिस वक्त मुझे लग रहा होगा उस वक्त लगाने वाला और लगने वाले दोनों को नहीं मालूम कि ये दवाई है या फिर एक मसनूई पानी है। ऐसा क्यों है वैसे? देखिए, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर दवाई के कितने अच्छे असरात हो रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली देखना यही चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपको कोरोना हुआ है पहले, तो मैंने कहा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही वजह है हम उन लोगों को ले रहे हैं जिन्हें कोरोना पास्ट में ना हुआ हो, ताकि हम इसमें देख सकें कि इसकी कितनी अच्छी एफिकेसी और क्या सेफ्टी है इस वैक्सीन की। अगर आप इन चीज़ों पे अग्री करते हैं तो आप इजाज़तनामे पे दस्तखत कर सकते हैं। ठीक है, कोई और किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह नहीं? ठीक है, आप मेरे साथ आ सकते हैं। अब हम आपका ब्लड प्रेशर, वाइटल साइंस वगैरह मॉनिटर करेंगे। फाइनली नोवल कोरोना वायरस की वैक्सीन, ये वैक्सीन भी हो सकती है और ये प्लेसिबो भी हो सकता है। अब ये क्या है, वैक्सीन या प्लेसिबो? क्योंकि इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है और ज़ाहिर है उसमें सारा डेटा जा रहा है। उस डेटा ने फिर ये डिसाइड किया कि मुझे क्या लगना है। जो मुझे लगा रहा है उसको भी मालूम नहीं है और ना मुझे मालूम है कि ये एक्चुअल वैक्सीन होगी या कि प्लेसिबो होगा। इस सिस्टम का फ़ायदा क्या है और क्या नॉर्मल प्रोटोकॉल किसी भी वैक्सीन ट्रायल का यही होता है? वैक्सीन आ जाएगी, कमर्शियली अवेलेबल होगी, जब लोगों को लग जाएगी उसके बाद हम दोबारा से बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ओल्ड नॉर्मल की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त इस हिस्से में ब्लड लिया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट किया जाएगा, अभी नहीं, एट द एंड, यानी फ्रीज़ कर दिया जाएगा और ग़ालिबन 1 साल बाद इसका टेस्ट किया जाएगा ताकि रिजल्ट्स देखे जा सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना था, ज़ाहिर है बहुत से लोगों को मालूम नहीं है बिकॉज सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, तो अगर उस वक्त कोरोना था, एंटीबॉडीज़ मौजूद थे, तो वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल क्या था। तो टोटल 25 ml ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया है फॉर द रिसर्च पर्पज़। बहुत ही क्विकली हम बढ़ चुके हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप की तरफ। अब वो वैक्सीन हमें लगाई जाएगी एंड देन वी आर डन। थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन उस वेट के दौरान कुछ और सवाल हैं मेरे जो कि मैं डॉक्टर हामिद साहब से करूंगा। बट अभी ज़रा वैक्सीन ट्रायल की तरफ क्योंकि हम आ चुके हैं तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। Finally, we are done with the process. Vaccine is done. इसी प्रोसेस से सब गुजरते हैं जो भी खान में आता है या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान की किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर वैक्सीन ट्रायल हो रहा है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के बहुत से हॉस्पिटल में इस वक्त वैक्सीन ट्रायल हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद, उसके अंडर जाहिर है इस सबको देखा जा रहा है। आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, कराची का मेन हॉस्पिटल है और यहाँ पर वैक्सीनेशन इस वक्त हो रही है। रोज़ाना दर्जनों अफराद, जैसा मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर आते हैं और विद इन मिनट्स, बड़ा अच्छा सिस्टम है, गाइड किया जाता है। उसके बाद विद इन मिनट्स जिस तरह सिस्टम काम करता है और रैंडमाइजेशन के बाद डिसाइड हो जाता है कि इनको क्या लगना है, लगाने वाले को नहीं मालूम क्योंकि सिस्टम ने ये बताना है। तो उस नंबर को अलॉट किया जाता है, उसके बाद वो वैक्सीन लग जाती है। विद इन मिनट्स ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है एंड वी आर डन विद दिस। वैक्सीन से मुताल्लिक रिजल्ट्स कब तक कंपाइल हो जाएंगे? कितनी जल्दी हम ये उम्मीद रखें
कि इस वैक्सीन के रिजल्ट्स भी आएंगे, बिकॉज गुज़श्ता रोज़ खबर आ गई थी फाइजर कंपनी की भी कि उनकी वैक्सीन 90% इफेक्टिव है, बट दिस CanSino वैक्सीन, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। डॉक्टर सईद हामिद हेड हैं इस क्लिनिकल ट्रायल के आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है इस वैक्सीन को, इस ट्रायल को। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है ये सवाल है मेरा कि इतने लोग आ रहे हैं आप लोगों के पास, एक तो मुझे प्लीज़ बताइएगा अब तक कितने लोग आ चुके हैं, आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इस ट्रायल का हिस्सा बन चुके हैं, और ये कि क्या उम्मीद है आपकी टीम को, कब तक रिजल्ट्स कंपाइल हो जाएंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस वैक्सीन ट्रायल में आज हिस्सा लिया, बिकॉज़ इससे बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी, और मेरा ख़्याल है एज अ नेशनल कॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने जिक्र किया कि कितने लोग आ चुके हैं। अभी तक हमने तकरीबन 350 लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेंटर से 2000 के करीब लोग इस ट्रायल में इवेंचुअली जाएंगे। ठीक। एज़ फार एज़ द रिज़ल्ट्स आर कंसर्न्ड, ये ट्रायल्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बेस्ड होते हैं। इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि 150 लोगों को जब अगर खुदा न खास्ता कोविड इन्फेक्शन हो गई तो वो एक एंड पॉइंट होता है। ठीक। वो उन 150 लोगों को फिर ये देखा जाएगा कि किन लोगों को वैक्सीन मिली और किन्नों को नहीं मिली। सो लेट्स से जिनको कोविड की वैक्सीन मिली उनमें सिर्फ 75 में से 175 को वैक्सीन मिली होगी, 75 को नहीं मिली होगी, बिकॉज इट इज़ अ 1-to-1 रैंडमाइजेशन। तो अगर 75 लोगों में जिनको वैक्सीन मिली उसमें लेट से सिर्फ 7 लोगों को हुआ, और जिनको वैक्सीन नहीं मिली, प्लेसिबो मिला, उनमें से लेट से 75 में से 50 लोगों को हो गया। तो देन दिस मीन्स कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरह से कुछ ये ट्रायल्स चलते हैं। ठीक। सर आप मुझे ये बताएं कि एक्सपेक्ट फिर भी हम क्या करें, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ खबर आ गई फाइजर कंपनी की, अब हम क्या एक्सपेक्ट करें, इसके रिजल्ट्स कब तक कंपाइल हो पाएंगे, कितना जल्दी ये प्रोसेस हो पाएगा? आपको लगता है कि 3-4 महीने, बिकॉज अगर जब मुझे कहा गया कि 1 साल बाद मेरा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो क्या मैं ये सोचूं कि नहीं साल बाद रिजल्ट्स कंपाइल होंगे? जी नहीं, वो साल बाद तो इसके हतमी रिजल्ट्स आएंगे। वो तो दैट इज़ के एंटीबॉडीज़ कितने लोगों में बनी, किस लेवल की बनी, कितनी देर वो परसिस्ट की, एट्सेट्रा। जो मैंने बात की रेट ऑफ इन्फेक्शन की, उससे वो तो उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में मेरा ख्याल में वी शुड बी एबल टू फाइंड समथिंग इन दैट सेंस। तो सर क्या कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर इसका असर पड़ेगा? खुदा न खास्ता लॉकडाउन हो जाए, इतनी इन्फेक्शन बढ़ जाए कि लॉकडाउन हो जाए और लोग घरों में बैठ जाएं, तो फिर लोगों को इस ट्रायल में लाना मुश्किल हो जाएगा। बट दैट सिचुएशन डज नॉट सीम लाइकली। लाइक ऐसा इंशाल्लाह हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम उससे पहले अपने ये सारे काम कर लेंगे। सर मुझे थोड़ा सा बता दें कि आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में तो आप लोगों के 2 सेंटर्स में इस वक्त वैक्सीन ट्रायल हो रही है? जी, एक हमने यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी कैंपस हॉस्पिटल पे शुरू किया हुआ है, और दूसरा हमने आज से हमने करीमाबाद हमारा जो सेकेंडरी हॉस्पिटल है वहाँ भी एक हमने छोटा सेटअप शुरू किया। ठीक। एक मेरा सवाल है सर, जब मुझे वैक्सीन लगाई जा रही है उससे पहले मुझे बताया गया कि ना उनको मालूम है और ना मुझको मालूम है कि मुझे जो लगाया जा रहा है वो वैक्सीन है, यानी एक सिस्टम है। जी जी। इसका फ़ायदा क्या और ये एग्जैक्टली सिस्टम है क्या? सारी ये कंप्यूटर रैंडमाइजेशन है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि हमने आपका डेटा उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर में डाला, सिस्टम में डाला, और वहाँ से हमें एक रैंडमाइजेशन कोड मिल गया कि दिस इज़ योर रैंडमाइजेशन कोड। उसके हिसाब से जो वैक्सीन या जो सिरिंज जिसके अंदर वो दवाई है, उसमें जो रैंडमाइजेशन कोड जो आपको मिला वो हमने निकाली और वो आपको लगा दी, राइट। एंड दे लुक एंड फील एंड यू कैन, देयर इज़ एग्जैक्टली द सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस। जो प्लेसिबो जिसे कहते हैं और जो वैक्सीन है उसके अंदर कोई डिफरेंस बिल्कुल किसी किस्म का नहीं। वही पैकिंग है, वही सिरिंज है, वही उसी तरह की दवाई है, तो इसलिए कि किसी को पता नहीं है। ठीक। सो दैट इज़ द रीज़न वाई रैंडमाइजेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। ओके, अब सर मुझे ये भी बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि बहुत जल्दी वो नंबर हम अचीव कर लें कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेट्स सी 10,000 पार्टिसिपेंट्स, 10,000 वॉलंटियर्स, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है? जी, जितना जल्दी उतना अच्छा है, बिकॉज उससे फिर वो ट्रायल उतनी जल्दी कंप्लीट होता है।
Right now, the country as a whole, we are doing very well because 4-5 सेंटर्स हैं और हमने अभी 3,000 साढ़े 3,000 के करीब हम पहुंच गए हैं in terms of total number of participants so far. So and when we say the safety of this vaccine, तो just because के कुछ और मुल्कों में हो रहा है और कुछ जगहों पर हो चुका है, phase 1, phase 2 हो चुका है, that shows कि इसकी safety है। जी अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है बिकॉज फेज़ 2 वैक्सीन जो ट्रायल होता है वो तकरीबन 1000 के करीब सब्जेक्ट्स में होता है और उनमें कोई ऐसी कोई सेफ्टी सिग्नल्स नहीं देखे गए। ये भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा सर कि चाहे कोई भी वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बने, ना उसे क्वारंटीन होने की ज़रूरत है और ना ही उसने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना। ये ना वो कहे भाईजान मैनू वैक्सीन लगे मैं चलना बाहर घूमन फिरन, ये नहीं करना। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और ये मिथ्स हैं कि जी वैक्सीन लगा दी तो उसके बाद फिर हमारे पास एक सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है जी हम जो मर्जी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और इससे देखिए इट इज़ नॉट जस्ट यू, इट इज़ अदर पीपल दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टिंग विद द मास्क। अपने आप को नहीं आप सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे, अपने आप दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ख़ुद भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने टाइम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। इत्तफाक ऐसा है कि मुझे अपने हर सेगमेंट के एंड पे ज़रूर कहना पड़ता है, स्पेशली फॉर दिस सेगमेंट मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप इस ट्रायल का हिस्सा बने तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा करें। जिस तरह का प्रोटोकॉल सेट है, जो कहा गया है 1 साल का फॉलोअप है, उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो शुएब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नेशनल कॉज का हिस्सा बना हूं मैं, क्योंकि दिस इज नेशनल रादर इंटरनेशनल कॉज, क्योंकि जाहिर है जितनी जल्दी ये ट्रायल्स मुकम्मल होंगे और जितनी ज़्यादा वैक्सीन होंगी, जितनी ज़्यादा कंपनीज की वैक्सीन होंगी, उतनी जल्दी मार्केट में अवेलेबल होंगी कमर्शियली, बल्कि कहना चाहिए बहुत सस्ते दामों। बहुत सस्ते दामों। और ये सोचना चाहिए कि आवाम की भलाई, उसमें आप दौड़ अगर लगा रहे हैं तो ऐसी दौड़ लगाएं कि आपकी आवाम को फ़ायदा हो। है शुएब ने तो ये करवाया, तो जैसे आपने मैसेज भी दिया कि बहुत सारे नौजवान करवा सकते हैं, तो करवाएं। और ये आपका एक कौमी फर्ज है, इसके अंदर अपना हिस्सा डालें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कल हमने आपको तुर्की की मशहूर बिल्ली की बीमारी से मुतालिक खबर दी थी और अभी इससे मुतालिक अफसोसनाक खबर यह है कि इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल मस्जिद हाया सूफिया में रहने वाली बिल्ली 16 बरस की उम्र में दुनिया से चल बसी है। तुर्की की अहम शख्सियात और अवाम बिल्ली की मौत पर शदीद गम में मुब्तला हैं, शदीद गम का इजहार कर रहे हैं। और ये हम बिल्ली दिखा भी रहे हैं, कितनी खूबसूरत बिल्ली, और सब्ज आंखों की वजह से, सब्ज आंखों की वजह से बहुत मशहूर थी बिल्ली। नासाज थे, हमने इसकी कल भी इससे मुतालिक खबर शेयर की थी और अभी ज़ाहिर है इसकी डेथ से मुतालिक हमने शेयर की है। बरस की उम्र में चल बसी। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ दीगर मौज़ूआत और ख़बरें बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड में जंगल के बादशाह शेर ने ड्राइविंग सीट संभाली है। क्या मतलब है इस बात का? आप स्विट्जरलैंड में लोग हनीमून मनाने जाएं ना कि वहाँ शेर है? नहीं, आप खबर पूरी तो सुनिए। दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। चिड़ियाघर में लोग सफारी जीप की सवारी करने पहुंचे तो ये देखकर वो हैरान रह गए कि सफारी जीप की ड्राइविंग सीट पर तो शेर सवार है। ये जुम्बा नामी सफ़ेद शेर की तस्वीर है जो कि टुम्बा नामी शेर के साथ रहता है। कितनी डिटेल्स हैं इनके पास, इसका नाम भी जुम्बा है, उसकी बैग का नाम टुम्बा है। जहाँ पर बल्कि यहाँ ये मसाइलिस्तान बन चुका है। बहुत सारे मसले, पानी नहीं है यहाँ पे, बिजली भी नहीं मिलती, और सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कराची में स्ट्रीट क्राइम कई सालों से जारी है, लेकिन कराची पुलिस ताहाल ये तादाद मालूम करने में नाकाम हो चुकी है कि शहर में कितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरोह इस वक्त एक्टिव है। चोरी या छीने जाने वाला सामान आखिर कहाँ फरोख्त किया जाता है, ये बहुत आसान है पुलिस के लिए पता लगाना, लेकिन पुलिस इस तमाम तर मामले से लाइल्म है। शहरी भी इस सारे मामले पर बहुत परेशान नजर आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम के मुहाफिज जब कुछ नहीं करेंगे तो शहरी किससे सवाल करेंगे। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के इतने गिरोह काम कर रहे हैं कि पुलिस भी नहीं जानती। रवां साल भी 1260 शहरियों से गाड़ियां छीन ली गई और चोरी कर ली गई। इसी तरह 27,400 से जायद शहरी अपनी मोटरसाइकिलों और 30,000 से जायद शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। शहरी इन वारदातों से बहुत खौफजदा हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भाई लूट मार तो यहाँ पे मची हुई है। आए दिन इस रोड पे स्नैचिंग है, कोई भी नहीं है। तकरीबन 3-4 दफ़ा तो हम खुद लुट चुके हैं और स्ट्रीट क्राइम गली गली में अब पहुंच चुका है और कोई भी एरिया महफूज नहीं है।
सामने शारा नूरजहां थाना है और यहाँ पे आए दिन रोज़ का मामूल है, स्नैचिंग वगैरह, चलते फिरते लूट लेते हैं गन पॉइंट पे। मैं तो 2 दफ़ा लूटा। सही भाई, एक तो ये नाजाबाद में, एक गुलशन में। पुलिस को पता भी होता है बंदों का, उस लेके जाते हैं 2 महीने बाद फिर छोड़ देते। देखिए कैमरे लगने से भी कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कैमरे में जो लोग आ जाते हैं उनको कौन सा ये पकड़ पाते हैं। बस ये तो अल्लाह ताला का शान है जो हम लोग को चला रहा है, वरना हुकूमत की शान नहीं है। जो दिहाड़ी होती है वो दिहाड़ी भी चलेगा। FIR कटवाने के पैसे मांगे जाते हैं, मजीद तंग किया जाता है, बहुत परेशानी है। पुलिस से हम लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है। शहर में सबसे ज्यादा वारदातें शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर और फिर गुलशन इकबाल थाने की हुदूद में पेश आईं। रवां साल 41 अफराद को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल भी किया गया, जबकि 230 के करीब शहरी जख्मी भी हुए। शहरी पुलिस की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन दिखाई नहीं देते। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। ज़रा देखिए कि लोग क्या कहते हैं। लोग ये कहते हैं अल्लाह ताला ही हमें चला रहा है कि इतना बड़ा शहर है, दावेदार जमातें भी हैं, यहाँ पे जलसे भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं, यहाँ पर बहुत से दावे वादे अपनी जगह, मीटिंग्स भी होती हैं, बड़े बड़े ऐलानात होते हैं, 1100 अरब का पैकेज दे देंगे, ये पैकेज वो पैकेज, इतना पैसा उतना पैसा, ये इमदाद वो इमदाद, पता नहीं कहने को तो क्या कुछ हो जाता है, बट इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड शहरी लुट रहे हैं और शहरी लुटते ही चले आ रहे हैं। कारकर्दगी सिफर से भी अगर कोई और नीचे जा सकते हैं प्लीज़ उसमें चले जाएं। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। हर मौसम जब बदलता है तो हम उसमें देखते हैं कि नई नई कलेक्शन आती है, समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन। अब तो कहा जाता है कि रमज़ान कलेक्शन, प्री रमज़ान कलेक्शन, ईद कलेक्शन, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं आज प्री लव्ड कलेक्शन लॉन्च हुई है। ये प्री लव्ड कलेक्शन जिसे कहते हैं, यानी जो यूज्ड क्लोथ्स होते हैं जहाँ पर बिक रहे हो। बहुत सी मार्केट ऐसी कराची में है, ऐसी ही एक मार्केट लाइट हाउस में मौजूद है। वहाँ पर महक असलम गई और देखने बेसिकली गई कि जब मौसम बदल रहा है तो क्या वहाँ पर ये पुराने कपड़े वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लॉट आ चुकी है, कि लोग ख़रीदारी कर रहे हैं वहाँ पर, और अगर कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी महंगाई है या नहीं। महक असलम ने क्या देखा आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस मौजूद हूँ कराची के लाइट हाउस बाज़ार में। मैंने सोचा कि सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं, हल्की फुल्की सर्दियों की आमद है, तो क्यों ना कराची के लुंडा बाज़ार जाया जाए, जहाँ पर आपको पर्दे, कपड़े, जैकेट्स, स्वेटर्स, जोगर्स बड़े कम दाम में मिलते हैं। लेकिन क्या महंगाई की वजह से इनके दाम बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर कौन सा फैशन ज़्यादा इन है, लोगों की अभी कौन सी डिमांड है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, ये बाज़ार के अंदर जाएंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे, दुकानदारों से, ख़रीदारों से बात करते हैं। आ जाए भाई, कितने में एक जैकेट मिल रही है? जैकेट 500-600 रुपए का मुनासिब मिलता है। अच्छा, और मैं अगर कहूँ कि नहीं भाई 300 दूंगी मैं, तो 300 वाला भी निकाल देते हैं, 300 वाला भी मिल जाता है। अच्छा, अभी वैसे कौन सी जैकेट्स की डिमांड ज़्यादा है? ये लेदर की डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड किस तरह के जूतों की, जॉगर्स की है? जूते जॉगर्स, ये लोफर की ज़्यादा है आजकल। अच्छा, ये ओरिजिनल है? ये चाइना है, कॉपी है? चाइना ओरिजिनल है। यहाँ पे A क्लास, B क्लास के भी होते हैं जूते? जी बिल्कुल, A क्लास के जो होते हैं वो चाइना होते हैं, B क्लास के जो होते हैं वो यहीं पे बनते हैं, लोकल जाते हैं। अच्छा, मुझे चाहिए, मुझे एक जॉगर चाहिए चाइना वाला, ठीक है? जी मिल जाएगा। ओरिजिनल जो आप कह रहे हो ना कि चाइना का है, कितने तक का मिल जाएगा? ओरिजिनल की तकरीबन आपको 1800-2000 तक। 1800, 1800-2000। तो बहन को कोई डिस्काउंट नहीं दोगे? डिस्काउंट करके आपको ये रेट बताया, 2200-2500 से कम नहीं बोलते। मतलब अगर मैंने 1800 या 2000 का लेना तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ भाई? भाई मुझे बताएगा कि आप लुंडा बाजार में क्यों आए खरीदारी के लिए? महंगाई का टाइम है, इसी वजह से जो है यहाँ पे मुनासिब पैसों में कुछ मिल जाता है। अच्छा, महंगाई के दौर में भी यहाँ पे मुनासिब में मिल रहा है, मुनासिब दामों में पैसों में मिल जाता है। अच्छा, तो मतलब कितना मुनासिब हो जाता है? उसी जगह के हिसाब से यहाँ पर 400-500 रुपए का फर्क आता है। तो 400-500 में आप यहाँ पर आते हैं बचाने के लिए। तो सिंगल बेड का जो कंबल है वो कितने में मिल रहा है? कंबल जो है यहाँ पे जैसी कंडीशन होती है पुराने के अंदर वैसी रेट होते हैं उसके। अच्छा, और नए के अंदर जो है कि वो रेट होते हैं फिक्स। अच्छा, पुराने की हमने बात की, तो लोग आके अपने कंबल यहाँ पे सेल भी करते हैं कि हमसे ले लें कंबल, आगे बेच दें? नहीं ऐसे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि बांटने वाले यहाँ से ले लेके जाते हैं। अच्छा। और वो बांटते हैं गरीबों के अंदर। अच्छा, गरीबों के अंदर बांटते हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, उनको बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाता है। हमारी मार्केट के अंदर
और कराची के अंदर क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान सबसे सस्ता मार्केट है और यहाँ पे लोग बाग बांटने वालों के लिए काफ़ी लेके जाते हैं और वैसे जो घरेलू इस्तेमाल के लेते हैं उनको भी बहुत मुनासिब कीमत में दिया जाता है। अच्छा। और बाकायदा हमारे पास धुले हुए कंबल होते हैं, पुराने कंबल को हम धो के प्रेस करा के ये सब कुछ A1 कंडीशन में करके रखते हैं। हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है। इस महंगाई में किस तरह से गुजर बसर हो रहा है? पहले तो जाहिर है आपकी खरीद जो थी उसकी कीमत और अब की जो खरीद की कीमत है उसमें फ़र्क तो आया होगा। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। हर आने वाला यही बोलता है कि पहले हम जो है पिछले साल इस रेट में ले गए थे, अब आप डबल कीमत बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम कहते हैं पिछले साल जो है डॉलर की कीमत जो वो 100-125 थी, अब जा रही है 2.25 या 170,000, उसी हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ता है हमारे इम्पोर्टर है उनको, तो वो चीज़ महंगी होगी। अब हमारे कह रहे हैं कि महंगा होगा, मगर पहले 40 रुपये किलो आता था, अब 80 रुपये किलो ले रहे, उसको नहीं बोलते आप। जी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि लुंडा बाज़ार में आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। आपको जैकेट्स मिलेंगी, जॉगर्स मिलेंगे, इवन कंबल भी मिलेंगे आपको, और इसके अलावा आपको पेंट्स भी मिलेंगी। तो वो हज़रात जो पेंट्स के शौकीन हैं और चाहते हैं कि सस्ते में उन्हें पेंट्स मिले, वो यहाँ पर आ सकते हैं। दुकानदार से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताएगा आपके पास सारा सेकंड हैंड माल होता है? सेकंड क्लॉथ होता है। अच्छा, और ये कहाँ से आता है? ये सारा अमेरिका, लंदन, मतलब चाइनीज नहीं होता है इसमें ज़्यादातर मतलब ये होता है फॉरेनर कंट्री का होता है, लेकिन ये चाइनीज नहीं होता है इसमें। तो आप दुकानदार हैं, आप खरीदार को बताते हैं कि भाई इसके अंदर ये फॉल्ट है? नहीं, इसमें फॉल्ट कुछ नहीं होता। हम लाते सिलेक्टेड चीज़ें लाते हैं, बिल्कुल फ्रेश आइटम होता है। अच्छा। सिर्फ ये होता है कि वो एक बार यूज़ करते हैं उसके बाद निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ की साइकिलिंग महंगी होती है। अच्छा, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा सस्ती पेंट कितने में मिल जाती है? हमारे पास कम से कम 200 रुपये में मिल जाती है। 200 में? अच्छा, और वही पेंट बाहर की मार्केट में कितने की मिलेगी? 1200, 1500, 2000। तो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं कि बाहर 1200, 1500 और आप 200 की दे रहे हैं? मैनेज ये होता है कि मतलब मिडिल क्लास इंसान होता है वो यहाँ से आराम से परचेस कर सकता है। अच्छा। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी चीज़। अच्छा, यहाँ पे कपड़ों में भी क्लास होती है, तो पेंट्स में भी ऐसे ही एक क्लास होती है। इसमें मतलब 500, 1000, 1200, 1500। तो भाई लुंडा बाजार में आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। 100 में भी मिलेगी, 200 में भी मिलेगी, सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क होगा। लेकिन आपने आंखें खोल के खरीदना है कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है। तो जो महंगाई से काफ़ी परेशान है, वो अगर थोड़ी सी सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ चले जाएंगे। ऐसी और भी मार्केट्स हैं। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे इकदाम की बात करते हैं। अब जो पॉजिटिविटी आ रही है गवर्नमेंट्स की तरफ से उसकी बात करते हैं। स्टार्टिंग द डिस्कशन विद केपी गवर्नमेंट कि केपी गवर्नमेंट ने ये किया कि आवाम की सहूलत के लिए, बल्कि कहना चाहिए कि सेहत की सहूलत के लिए जो ID कार्ड है इसको सेहत सहूलत कार्ड करार दे दिया है। अब ये सेहत सहूलत कार्ड कैसे काम करेगा इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा एक सवाल भी महक, ID कार्ड ऑलरेडी ऐसा होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो उस पर इलाज हो जाता है। तो अब इससे डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? हाँ, ये देखिए ना, यही हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात KP के कामरान बंगश भी होंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बेहतर इक़दाम करें यकीनन वो काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसी चीज़ नहीं होती थी। आवाम को सहूलत उनके दरवाजे पर मिले। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इक़दाम किए हैं, यकीनन इसकी तारीफ़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी तनकीद होती है, अगर उतनी तारीफ ना हो तो यकीनन जो थोड़ा सा मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ओवरकम किया कि हम देखते हैं कि तनकीद तो वो सुनते हैं, जब तारीफ होती है तो यकीनन मेरा ये दिल करता है कि मैं अपने हैंडसम वज़ीर आज़म की तारीफ इस तरह से करूँ। और इसी पर बात करते हैं। कामरान बंगश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बंगश साहब, बताएगा इस प्रोग्राम के जरिए किसी बड़े ऑपरेशन का खर्च बर्दाश्त किया जा सकेगा क्या? देखिए, पहले मरहले में इसमें जो 10 लाख रुपए की कवरेज मिल रही है पर फैमिली, उसमें जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है या इन पेशेंट की जो ट्रीटमेंट्स होती है उसमें स्पेशली जो एमरजेंसीज़ हैं, एक्सीडेंट्स हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी इसमें सहूलियात हैं। अच्छा। बाकी भी इसमें जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, इस तरह की और जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और जिनकी कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व होती है, तो ये पहले फेज़ में है। अब इसको रोल आउट के बाद हम इसमें फ़र्दर पॉसिबिलिटीज़ भी या फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर की स्क्रीनिंग तो इसमें है, अवेलेबल है इस पैकेज में, लेकिन अगर किसी जगह पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या जो लिवर ट्रांसप्लांट है, हम जो पार्टनर हैं उनके साथ इस मामले में राब्ते में हैं कि हम इसको फर्दर कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हम पूरे सूबे की प्रोफाइलिंग करें तो उसमें शायद 1000 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट्स ना हो। तो हम जो अब ये चूँकि इतना एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें 4 करोड़ लोगों को आप सेहत सहूलियात दे रहे हैं, तो इसमें हम इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि इसको हम फर्दर कैसे एक्सटेंड करें। इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसको फर्दर भी हम इन्हांस करेंगे। बिल्कुल, यही फर्दर इन्हांस करने वाली बात से मुताल्लिक ही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बिलफर्ज सूबे का कोई फ़र्द है या कोई और पूरा ख़ानदान है जिसको अगर फॉर दैट मैटर सहूलत चाहिए इलाज की, और अगर वो उस सूबे में मौजूद नहीं है, वो केपी में मौजूद नहीं है, केपी की किसी सिटी में मौजूद नहीं है, बाहर मौजूद है, बाहर जाना पड़ता है उसे, किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, किसी और सूबे में जाना पड़ता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो फिर केपी गवर्नमेंट खर्च उठाएगी सर? देखें, खैबर पख्तूनख्वा का हर शहरी जिसका डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का हो, जिसके शनाख्ती कार्ड पे परमानेंट पता खैबर पख्तूनख्वा का हो, वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी रहते हो, उनको ये सेहत सहूलियात मिला करेंगी। वो ख्वाह कराची में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, हर जगह पे। और फिर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे साथ जो इनलिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, वो भी हम उनको कम्युनिकेट करेंगे टाइम टू टाइम। तो उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पख्तूनख्वा का एक शहरी है जो पख्तूनख्वा रेमिटेंसेस बेचता है, तो उसको अब वो कराची में रह रहा है लेकिन पख्तूनख्वा में उसके रेमिटेंसेस आते हैं, उनकी फैमिली पख्तूनख्वा में, उसका शनाख्ती कार्ड पे पता खैबर पख्तूनख्वा का है, तो उसको कराची में जो इनलिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उधर सेहत सहूलियात मिला करेंगे। ठीक, अच्छा सर ये भी बताएगा, हमने देखा कि पीटीआई गवर्नमेंट में ट्रांसजेंडर को बड़ा मद्देनजर रखा गया, उनके लिए बड़े काम हुए, तो इस सहूलत के लिए वो भी हमें फहरिस्त में नजर आ रहे हैं। किस तरह से मुफीद हो सकेंगे? क्या बाकायदा रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस है? इसका तरीक़ाकार क्या रखा गया? देखें, इस प्रोग्राम की खासियत यही है कि कोई भी पख्तूनख्वा का शहरी हो, किसी भी जुमात से उसका ताल्लुक हो, किसी भी जेंडर से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक हो, कोई सियासी तफरीक नहीं है इसमें, कोई भी इसमें कदगन नहीं है। हर शहरी जो खैबर पख्तूनख्वा का है, वो प्रिविलेज क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, कोई भी डिप्राइव्ड कम्युनिटी से हो, जैसे आप ख्वाजा सिरा की बात कर रहे हैं, इसमें कोई कदगन नहीं है। अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता है तो उसको ये सहूलत मुयसर होगी। और यही रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है कि उसमें बिला तफरीक सबको ये सहूलियात मिलती रहती। ठीक, बेहद शुक्रिया। साथ मौजूद है ट्रांसजेंडर बिल्कुल एक ख़ानदान की तरह एक्ट करेगा और उसको भी उसी तरह सहूलियात मैसर होंगी जैसे केपी के किसी और शहरी को मैसर हैं। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। आपको एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको खबर देते हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में, और साथ ही साथ एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया और आइंदा समात पर नवाज शरीफ की मुकम्मल जायदाद की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कहाँ कहाँ असासे हैं, कौन कौन से असासे मुंजमद किए गए हैं और कौन कौन से असासे हैं जो कि नवाज शरीफ ने दूसरों के नाम पर मुंतकिल किए, ये वो तमाम तर तफसीलात है जो कि आइंदा समात पर एहतसाब अदालत लाहौर ने मांगी है। प्लॉट अलॉटमेंट केस है जिसमें नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है। एक और केस में इश्तिहारी करार पाए हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शाहिद, डिटेल्स दीजिएगा। जी, इससे पहले ये जो प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस है जो जिसका इल्ज़ाम है नवाज शरीफ पे कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला अलॉट किए थे, इसके अंदर नवाज शरीफ को कई बार तलब किया गया, जिसके बाद उनके इश्तिहारात भी जारी कर दिए गए। अदालत के बाहर भी वो इश्तिहार जो है वो आवेज़ा कर दिया गया। 1 माह का वक्त भी दिया गया नवाज शरीफ को, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद आज जो है अदालत में इसकी कार्रवाई की गई और उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उनकी जो तमाम जायदाद है उसके मुतालिक भी जो तफसीलात थी वो भी तलब कर दी गई है। ये तो आप अदालती कार्रवाई से मुतालिक हमें अपडेट करें। बाहर कुछ लोग भी मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब के हक में नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। एक केस है, उसकी समाअत हुई और ये जो उनके चाहने वाले यहाँ पे पहुंच गए, क्या ये पार्टी की तरफ से कहा गया था उनको यहाँ पहुंचने के लिए? जो इस वक्त फुटेजेस हैं ये हमजा शहबाज के केस के लिए ये जो कारकुनान हैं ये अदालत में पेश हुए हैं और ये हमजा शहबाज की वजह से ही बुलाए गए हैं, क्योंकि जब भी उनकी पेशी होती है, क्योंकि आज हमजा शहबाज का केस भी एहतसाब अदालत में ठीक है, वो केस भी आज अदालत में ज़ेर समाअत है। दैट इज द रीजन ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, सैर कराते हैं आपको स्वात की।
जन्नत नज़ीर वादी स्वात दिलकश नज़ारों से तो मालामाल है, लेकिन अब खबर यह है कि इस वादी के सीने में हज़ारों साल पुराने तारीखी आसार जिंदा हैं। इन आसार में एक तारीखी शहर बाजीरा भी शामिल है, जिस पर इटली की हुकूमत के ताउन से खुदाई का काम जारी है। तो क्यों ना सैर कराई जाए। बिल्कुल, सैयद शहाबुद्दीन कराएंगे, हम खुद नहीं जाएंगे। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में आपको सैर करवाते हैं। कदीम तहजीबों की अमीन वादी स्वात, जहाँ ऐसे तारीखी मुकामात मौजूद हैं जो हज़ारों साल पुरानी दास्तानें सुना रहे हैं। इन कदीम मुकामात में एक शहर बादीरा भी है। बादीरा की तारीख 2500 साल कदीम है। सिकंदर आज़म ने 327 साल कबल मसीह शहर को फतह किया था और आज इटली की हुकूमत इन आसार को महफूज बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ काम कर रही है। The city as a city was founded by the Achaemenians around 500 BC, which means it is 2500 years old. इतालवी आसार कदीमा के माहिरीन की टीम इस शहर में 1987 से काम कर रही है और इसे महफूज बनाने के लिए असल शक्ल में बहाली के लिए मसरूफ है। बादीरा एक इंतहाई अहम आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसकी तारीख ब्राउन्स पीरियड से शुरू होकर जदीद दौर पर ख़त्म होती है। बादीरा में रिहाइश गाहें और इबादत खाने मौजूद थे, जिसकी हिफाजत के लिए शहर के चारों तरफ एक चौड़ी फसील तामीर की गई थी। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा बादीरा, ये तारीखी शहर न सिर्फ अजमत रफ्ता की यादगार है बल्कि कदीम ज़माने के फ़न तामीर का शाहकार भी है। कैमरामैन फरदंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वाद। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आपको देंगे। सिविल अस्पताल सजावल इंतज़ामिया की मुबैना बेहिसी, लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। याद तो होगा आपको, ऐसे कई वाक़यात माजी में भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी सूबे से, इन्हीं शहरों से, इन्हीं इलाकों से, इन्हीं अस्पतालों से, और यही अवाम जिसने बहुत बर्दाश्त किया, यही अवाम जिसने बहुत सफ़र किया, ये वही अवाम जो वोट तो देती है लेकिन इनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अब अगर इन वरसा की बात करें, मजबूर हुए, लाचार हुए, बेबस हुए, उस मैयत को पिकअप रिक्शा में और दीगर गाड़ियों में ले जाने पर वह मजबूर हुए। यानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ऐसे कई वाकयात यहाँ से हम देखते हैं रिपोर्ट होते हैं। और कभी अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, और चलें अगर आप पैसे दे भी देते हैं लेकिन फिर भी आपको वो सहूलियात नहीं मिलती। फिर वही बात है कि आवाम सवाल किससे करे। सजावल अंदरूनी सिंध का ये इलाका है जहाँ पर ये ऐसी सूरत हाल आई कि वालिदैन जो हैं अपनी बच्ची की लाश एम्बुलेंस पे नहीं ले जा सके, एक पिकअप में लेके गए। गाँव तिमानी की रिहायशी थी ये बच्ची, और जब इसका इंतकाल हुआ, अस्पताल इंतज़ामिया, अस्पताल होती क्या जगह है जहाँ पर आप लोगों के दिल में दर्द हो, या अब वो जगह जहाँ पर आवाम का इलाज है कि अगर आपको सहूलियत नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट आपकी जो अस्पताल की इंतज़ामिया उसके अंदर इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि एक लाश, एक डेड बॉडी को वो इस तरह से उसकी बेहुरमती ना करें। लेकिन शायद इंसानियत ख़त्म हो गई है, बेहिसी बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, और इसी वजह से इस तरह के जो केसेस हैं वो आए दिन रिपोर्ट होते हैं। शेब आप वाली बात की ये कोई पहला केस नहीं है, महक। बहुत सारे केसेस जिनकी फुटेजेस हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, मनासिर दिखाते हैं, और फिर वक्ती तौर पर दिल रोता है, वक्ती तौर पर बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर से वही सूरत हाल होती है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं ज़ुहैर अली से। ज़ुहैर बताएगा, अगर आपने अस्पताल इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना था, ये जो वालिदैन थे इनका क्या मौक़िफ़ था, ऐसी सूरत हाल अंदरूनी सिंध में क्यों देखने में आती है? इंतज़ामिया नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, ये इंतज़ामिया और एक दूसरे के ऊपर डालने के ऊपर मसरूफ़ है कि ये हमारा काम नहीं था, अमन एम्बुलेंस का था। लेकिन ये कल गुज़िश्ता रोज़ जो सिजावल के गांव टेमानी की ये 4 साल बच्ची है, कंवल नाम बताया जा रहा था, जो पानी से झुलसते से जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताप न लाते हुए जहाँ बाग हो गई। फिर उसके बाद वर्षा ने जब इनसे सदर अस्पताल इंतजामिया से एम्बुलेंस तलब की तो इंतजामिया का कहना था कि हमारे पास एक ही एम्बुलेंस है, वो भी लाश की मुंतकली के लिए दूसरी जगह पे गई हुई है। जब हमारी बात एम्बुलेंस से हुई तो उनका कहना था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 13 एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन वो लाश मुंतकिल नहीं की जाती है। इसी वजह से कश्मकश के अंदर बच्ची को जो है वर्षा ने फिर मजबूरन जो है
सुजुकी पिकअप में रख के अपने गांव में किया। ज़ुहैर, मुझे एक बात और बताइएगा, आपने कहा कि एक ही एम्बुलेंस थी हॉस्पिटल में जिससे मुतालिक उन्होंने कहा कि वो मौजूद नहीं थी वहाँ पर। टोटल कितनी एम्बुलेंसेज इस हॉस्पिटल के पास हैं, कितनी ख़राब है और कब से ख़राब हैं? जी बिल्कुल, ठट्टा की और सिजावल की तकरीबन जितने भी RSC और सिविल अस्पताल जो है वो एक निजी NGOs को दे दी गई थी हुकूमत ने, जिसके बाद अमन एम्बुलेंसेस के नाम से जो है फाउंडेशन के नाम से ठट्टा के अंदर तकरीबन 13 के करीब जो है वो सिजावल के अंदर एम्बुलेंसेस मौजूद है, लेकिन उनकी पॉलिसीज अमल की यह है कि वो मैयत मुंतकिल नहीं करते, बाकी दीगर अमराज के अंदर कराची हैदराबाद मुंतकिल कर लेते हैं, लेकिन वो लाशें ठीक है, वो लाशें मुंतकिल नहीं करते। ज़ुहैर, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब। हलीम साहब, जब ऐसी कोई खबर रिपोर्ट होती है, दिल खून के आंसू होता है कि ये वो आवाम है जो वोट देती है, जिनको वोट देती है उनसे उम्मीद रखती है, उम्मीद भी इस चीज़ की रखती है कि हमें फैसिलिटेट किया जाएगा, मर कर भी चैन नहीं पाते। ये देखिए, ये सूरत हाल पहली दफा नहीं हो बिल्कुल रही। ऐसा है, आपको पता होगा, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन आपको पता होगा चंद माह पहले झिरक में ठट्ठा में 6 बच्चे डूब गए थे पानी में। उनको भी एक मछली उठाने वाले लोडर में उनकी लाशें उठाकर पहुंचाई गई थी अस्पताल झिरक तालका हॉस्पिटल, और झिरक हॉस्पिटल से वापस घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली थी। ज़ुहैर भाई ने सही फरमाया कि वो अमन एम्बुलेंसें जो है वो मरीजों के लिए होती है, लेकिन आप चेक कर लीजिए ठट्टा अस्पताल में, मैं आज से 1 हफ्ते पहले रात को गुजर रहा था वहां से, एक एक्सीडेंट हुआ। मैं खुद जब वहां अस्पताल पहुंचा तो वहां एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। अब मैं बताता हूं कि ये कल जो वाकया हुआ है, 3 साल बच्ची कंवल, जिसके वालिद का नाम है खमीसो मल्ला, ये सजावल के नजदीक ही एक गांव है, वहां ये बेचारी झुलस गई, ये अस्पताल आई। अस्पताल में जो एम्बुलेंसेज है वो वहां उनका कबाड़ा खड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं मिली। अब इन्होंने बताया कि मर्फ नामी NGO को 54 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि आप यहाँ दवाइयाँ पहुंचाइए या एम्बुलेंसों को मैनेज कीजिए, अस्पतालों में इलाज कराइए। 54 करोड़, जिसमें 1 DHQ है मिट्टी मकली का, 4 तालका हॉस्पिटल है और 13 जो है वो RHCs है। उसके अंदर आज मैं कहता हूँ चलिए अपनी नया दिन की टीम भिजवाइए, सभा की टीम भिजवाइए, ना दवाइयाँ मिलती हैं ना एम्बुलेंस मिलता है। तो हलीम साहब, ये 54 करोड़ रुपए फिर कहाँ जाते हैं, किसकी जेब में जाते हैं? ये 54 करोड़ रुपए आपको पता है सिंध को ठेके पर दे दिया गया। बिलावल साहब बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं वहां जाकर। सिंध के 111 अस्पताल, तालका हॉस्पिटल IHS को दिए गए, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज को, और ये मर्फ को मैंने बताया 54 करोड़ सिंध गवर्नमेंट देती है कि जी ये हमसे ज्यादा बेहतर चलाएगी। ये वन विंडो के तहत, ठेकेदारी सिस्टम के तहत एक करप्शन का दरवाजा सिंध गवर्नमेंट ने खोला है कि हम आपको 54 करोड़ रुपए देंगे, इसमें से 50% तो आप हमारे अकाउंट में डलवा दो, जाली अकाउंट में। फर्दर से फिर अस्पताल मिलता है, दवाई मिलती है, नहीं मिलती है। ये तमाम मामलात अपनी जगह, हलीम साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, बट ये तमाम मामलात अपनी जगह, सिंध हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वहाँ पर सूबाई हुकूमत कौन सी है, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सही, सिंध के बासियों के भी वज़ीर आज़म हैं, हर शहरी के वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब। भले यहाँ पे सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन क्या इमरान खान साहब, क्या वफाकी हुकूमत ऐसे इलाकों में, ऐसे शहरों में, ऐसे अस्पतालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? भाई सुने मेरी बात, थरपारकर में बच्चे मर रहे थे, बच्चे मर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,75,000 लोगों को हेल्थ कार्ड दिए, बकिया तमाम सूबे अपने हिस्से का प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने देने को मना कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने थरपारकर में 2,75,000 लोगों को बगैर सिंध गवर्नमेंट के शेयर के दिए। उसके अलावा 50 लाख लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत 60 अरब रुपए भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिए। मैं फिर कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। नहीं सर, इन स्टैट्स पर मैं नहीं जा सकता सर। वाई? बिकॉज जब पाकिस्तान में कोरोना आया सर, उसमें हमने देखा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने एक्टिव स्टेप्स लिए, जिस तरह PCR किट्स आई, जिस तरह शहर शहर पहुंची, गली मोहल्ला में पहुंची, कोने कोने पर पहुंची, टेस्ट हुए, कोरोना की वजह से लोग मर रहे थे, आप लोग जागे सर। एम्बुलेंस ना मिलना, उसकी वजह से किसी का लेट हॉस्पिटल पहुंचना, डॉक्टर का ना होना, अमले का ना होना, मेडिसिन का ना होना, लोग अगर मर जाएंगे तो हम ये कब तक सुनते रहेंगे कि यहां पर हुकूमत हमारी नहीं है?
हमारी नहीं है, ये है कि रियलिटी है, तल्ख हकीकत है कि 18वीं तरमीम है। हम कुछ नहीं, अब 1100 अरब का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टांग अड़ाई हुई है, या कुछ करने जाओ वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, आप नहीं। 18वीं तरमीम है, ये तल्ख हकीकत है कि एजुकेशन सर, लेकिन फिर उसमें सिंध हुकूमत में सर, उसमें फिर सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का भी एक रोल होना चाहिए, उसमें फिर सिर्फ तनकीद नहीं होनी चाहिए सर, उसमें फिर कोई रोल होना चाहिए। एट द एंड अवाम को फैसिलिटेट करना है सर, मिल के पॉलिटिशियंस ने आपस की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? देखिए 18वीं तरमीम सिंध असेंबली में खत्म नहीं हो सकती। 18वीं तरमीम में अगर कुछ तरामीम करनी, मैं खत्म होने की बात नहीं कर रहा, अगर कुछ तरामीम करनी है तो उसके लिए 2/3 चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट में हमारी मेजोरिटी भी नहीं है। ये एक हकीकत है कि हेल्थ जो है सिंध का मामला है, इन्हें करना है, इन्हें पैसे चलें हलीम आदिल साहब, हम ये कह देते कि ये सिंध गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन फिर पीटीआई इस तमाम तर सूरत हाल पे क्या कोई स्टेप लेगी, कोई बामौसर आवाज उठाएगी किसी प्लेटफॉर्म से? क्योंकि यकीनन आप भी इसी जगह के रहने वाले हैं, ये लोग भी आपके अपने हैं, ये लोग भी वोट देते हैं, इनका हक है कि इन्हें सहूलियत मिले। अब आप किसी प्लेटफॉर्म से या पीटीआई किसी प्लेटफॉर्म से कोई आवाज उठा रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ कि इतना दिया जाता है बजट लेकिन उस पर काम नहीं होता, वो खा लिया जाता है जैसे कि आप क्लेम कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि हलीम आदिल और हमारे पीटीआई के तमाम साथी जो आप लोग गवाह मौजूद हैं कि असेंबली हो, ग्राउंड हो, हर इशू के ऊपर, मैं आज इस्तेमाल से शहर में नहीं हूँ, नहीं तो मैं सजावल होता, सैलाब मुतासरीन का मामला हो, हम ग्राउंड पे होते हैं, हम अपनी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, आप पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह होता हूँ, मतलब कोई ऐसा मौका नहीं है जो मैं कर सकता हूँ या हम सब कर सकते हैं, हम करते हैं। लेकिन बात यह है कि इनको तो होश नहीं आता, एड्स सिंध में लग गई, कुत्ते की वैक्सीन यहाँ नहीं मिलते, या बस्तर के बच्चे अभी तक मर रहे हैं, और कोई जाता हुआ नजर आता है? आप बताइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे ज्यादा ग्राउंड के ऊपर होता हूँ, हम ग्राउंड पर होते हैं, इशू के ऊपर होते हैं। कहीं शिकारपुर के अंदर गदागाड़ी की एम्बुलेंस होती है तो हम वहां जाकर हम वॉइस रेज कर सकते हैं। सिंध में हम अपोजिशन, बाकी जो स्टेट्स है मैंने बिल्कुल ठीक दिए हैं, हम करना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करना चाहते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो हलीम साहब रुकावट क्या है? अगर करना चाहते हैं तो फिर रुकावट क्या है? सिर्फ 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम और सिंध हुकूमत का नेगेटिव रवैया, सिंध हुकूमत की क्रिमिनल गवर्नेंस, सिंध हुकूमत की करप्शन, सिंध हुकूमत की नाइंसाफी, सिंध हुकूमत की नाअहली। हलीम आदिल शेख साहब, अगर इस तरह उन पर तनकीद की जाएगी और जब सवाल उनसे किया जाए और वो कह दें कि हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं मिलता, वो कराची को से मुतालिक कहते हैं कि ड्यू शेयर नहीं मिलता, सर ऐसे मामलात कभी सुलझेंगे नहीं जब तक एक मेज पर बैठ के मसाइल के हल के लिए बात नहीं की जाएगी, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे सर। और ये दोनों तरफ से है, मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि जहां पर मसाइल आप वहां पहुंचते हैं, वो चाहे थर पार्कर हो, वो चाहे फ्लड अफेक्टेड एरियाज आप पहुंचते हैं, हम कवरेज करते हैं, वी डू अप्रिशिएट दैट। बट सर आप इस तस्वीर को देखिए, इन मनाजिर को देखिए कि अगर किसी की मैयत को एम्बुलेंस ना मिले तो सर जाहिर है ये पाकिस्तान को डिपिक्ट कर रहा है, सिर्फ एक शहर एक हॉस्पिटल की बात नहीं, ये पाकिस्तान की बात है, एक पाकिस्तानी की बात है। भाई देखिए आपसे हमें तभी तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते 3 अस्पताल हम वफाक को नहीं देंगे, और ये मर्फ को इन्होंने क्यों दे दिया? सिंध की 111 हेल्थ फैसिलिटी IHS को क्यों दे दी? आप बताइए ना, मतलब ये चला नहीं सकते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये पाकिस्तान है, लेकिन आप देखिए हम एक टेबल पे बैठे, 1100 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर टेबल पे बैठे, PCIC बनी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको चलने नहीं दिया। इनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को नाकाम करें, इमरान खान को किसी तरीके से। ये तनकीद वो आप पर भी करते हैं कि वफाक की ख्वाहिश और कोशिश है कि सिंध हुकूमत नाकाम हो। देखिए इशू ये है कि आप बताइए, इन्होंने लॉकडाउन जो लगाया था, नादिर शाही लॉकडाउन, जिसकी वजह से रेवेन्यूज कम इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से पंजाब ने भी लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से KP ने भी लॉकडाउन लगाया। सर सिंध जैसा नहीं था कहीं भी नादिर शाही लॉकडाउन। 65% रेवेन्यू सिंध से जनरेट होता है। जिस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन सिंध में हुआ था वैसा ही लॉकडाउन पंजाब में भी हुआ था, वैसा ही लॉकडाउन KP में हुआ था। उसके बाद जरूर फैसले बदले, उसके बाद जरूर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप लोग गए, जहां सिंध में स्कूल बंद हुए वहीं KP में बंद हुए, वहीं पंजाब में बंद हुए, जहां मार्केट्स बंद हुई वहीं वहां पर भी बंद हुई। सर आप ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंट लॉकडाउन था। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने बंद कर और पंजाब ने फॉलो किया, जहां PTI की गवर्नमेंट है। सर इन बहस में नहीं जा सकते, इस बहस का फायदा नहीं है सर। बस हम हल चाहते हैं कि अवाम अगर वोट दे रहे हैं या अवाम अगर सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तो उनकी मदद करेगा, तो सर अगर आप तनकीद करें सिंध गवर्नमेंट पे, सिंध गवर्नमेंट आप पे तनकीद करती है, आपकी नजर में फिर हल क्या है? तनकीद ही हल है? ये तनकीद जरूर करें सर, लेकिन जो मर्फ की आपने बात की, फिर आप कोर्ट जाएं, फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स को सामने लेकर आएंगे। वो 54 करोड़ रुपए अगर खा जाता है, कौन खा जाता है, फिर आप बताएं सर अवाम को।
बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हमने असेंबली में हमारा फोरम था, असेंबली में हमने रेज किया, मैंने रेज किया है, मर्ज के हिसाब से रेज किया है। एक अकाउंट का बजट सर क्या रिजल्ट आया? अगर आप रेज कर चुके हैं तो उसका क्या रिजल्ट आया? कोई इनके ये भैंस के आगे बीन बजाना, सिंध हुकूमत के आगे बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन, चूंकि ये इसमें शामिल है, ये इस करप्शन में 54 करोड़ के अंदर ये हिस्सेदार है। लोग मरे मरते रहे, इनको कुछ नहीं होता। फिर आपका काम है काली भेड़ों को बेनकाब करना, चाहे आपको अदालत जाना पड़े सर। इंशाल्लाह अब अदालत भी जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद था, क्योंकि एक ड्यू प्रोसेस होता है। ड्यू प्रोसेस है कि अगर कोई मामला इस तरह का रिपोर्ट हुआ, जिस तरह हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि 54 करोड़ का ये मामला है, सालाना मफ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि देती है कि दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर दवाइयाँ मौजूद नहीं होती और अगर वो पैसा खाया जा रहा है, अगर सबूत मौजूद है, फिर अदालत में ये मामला ज़रूर जाना चाहिए, चीज़ें सरफेस पर आनी चाहिए। कब तक आवाम सफ़र करती रहेगी, सवाल कब तक करेगी, लेकिन आवाम को तो जवाब ही नहीं मिलता। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ना बैंड ना बाजा, लेकिन एक खूबसूरत रिश्ता, एक खूबसूरत अंदाज। उस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुए तो हमने देखा कि लोग किस तरह सादगी की तरफ गए। स्पेशली जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे वो बिल्कुल छोटे छोटे इवेंट्स में चले गए और लोगों ने इससे बड़ा सीखा। लोग बड़ी सादगी की तरफ माइल हुए। स्पेशली शादियों से मुताल्लिक़ अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बहुत सी ऐसी शादियाँ हुई कि जिनके हवाले से कहा गया कि इन्होंने एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल एक ऐसी मिसाल रावलपिंडी के नौजवानों ने भी कायम की। ना ढोल की थी, ना ही हमने देखा इतना शोर शराबा था, इतना क्या था ही नहीं शोर शराबा, और ना ही माइयों थी, और बड़ी सादगी से इन्होंने ये शादी की है। ना ही बैंड बाजा बारात हुई। बारात तो आई होगी, नहीं मतलब उस लेवल की, उस लेवल की बारात नहीं थी जो हम देखते हैं कि कितना पैसा खर्च कर दिया जाता है और बेतहाशा पैसा, और उसके बाद FBI एक्टिव हो जाती है। हम बात करें उस शादी की जिसने मिसाल कायम की। इंतहाई सादगी से तकरीब मुनक्किद की गई। तलहा भट्टी और उनकी अहलिया ने निकाह के बाद सिर्फ घर पर 15 रिश्तेदारों को बुलाया, उन्होंने शिरकत की, उन्हें खाना खिलाया और जनाब इन्होंने अपनी शादी कर ली। मतलब कहना चाहिए किसी को बुलाए नहीं, 15 तो घर के बंदे हो जाते हैं। 15 घर के बंदे हो सकते हैं, इनकी फैमिली में कम हो। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ठीक, तलहा भट्टी और उनकी अहलिया कोमल गफ्फार ने हमें ज्वाइन किया है। हमने उनको दावत दी है कि आपकी शादी होगी है तो आप हमारे मेहमान बने। अस्सलाम वालेकुम तलहा, अस्सलाम वालेकुम कोमल, गुड मॉर्निंग। पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे ये बताएं कि इतनी सादगी से, वालेकुम अस्सलाम, इतनी सादगी से, इतने सिंपल तरीके से शादी करने का ख्याल कैसे आया? ग्रूम का था या ब्राइड का था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। वालेकुम सलाम। थैंक यू। और बेसिकली आइडिया इस तरह जनरेट हुआ कि मुझे शुरू से था कि जाना सादगी से शादी करनी है। ओके। तो मैंने अम्मा अब्बा से डिस्कस किया एंड दे वर लाइक ठीक है, और भी अच्छी बात है, ख़ास तौर पे कोविड में जिस तरह चल रहा है तो सादगी से ही बेहतर है। That's very good. तो फिर जब हम कोमल के घर गए, हमने उनके घर वालों से डिस्कशन की तो उनका ठीक है, अच्छा है, सादगी में कर लेना बेहतर है। और वही वाली बात है, आजकल जिस तरह शादियां हो रही होती हैं, ढोल ढमक्का और पैसों का ज़िया और वो सारा कुछ हम नहीं चाहते थे ये, तो हमारा फिर डिसीजन ये था। अच्छा कोमल, मुझे बताएं कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि अच्छा शादी हो रही है तो डांस की प्रैक्टिस की जाए, ढोल धमाका हो। पहले 10-10 दिन पहले ढोलकियाँ शुरू हो जाती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब में तो ये रिवाज है। तो ऐसी कोई ख्वाहिश दिल में नहीं थी कि ढोलकी हो, 10 दिन पहले मैं माइयों बैठूं और रोज़ाना डांस की प्रैक्टिस हो, रोज़ाना महफिलें लगें? अच्छा पहले तो थी, मतलब जब इर्द गिर्द लोगों को देखती थी तो थी, पर आंटी जब आई घर पे तो उन्होंने एक बात की कि मेरी मामा को उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को ड्राइंग रूम से लेके जाऊंगी। ओके। तो ये बात उस वक्त मुझे लगा कि बस ऐसी हो गई है, हो जाएगी। ये बात बहुत बड़ी थी कि ड्राइंग रूम से लेके जाना, और फिर मैंने ऑब्वियसली उस तरह से सोचना शुरू किया। और ये जो दूसरी शादी, जो ढोल धमाका और ये जो भी सब चीज़ें हैं, इसको हम शादी नहीं, इसको हम आपस में तमाशा बोलते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जो हमारी बीच की जो खुशी है ना, वो फिर पता नहीं कहीं दूर रह जाती है। बिल्कुल ऐसे वो बल्कि टेंशन्स हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। मेहमानों को मैनेज करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उससे पहले की सारी तैयारियां, मार्केट जाना, वो पैसे का ज़िया अपनी जगह,
वक्त का ज़िया अपनी जगह, लेकिन ये देखना पड़ता है अच्छा वो जो फैमिली वालों को तोहफे तहाइफ देने के भी रवाज होते हैं, अच्छा फुफ्फो को भी जोड़ा देना है, मामू को भी देना है, ताई को भी देना है, उनके मियाँ को भी देना है। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, जितना महंगा जितना अच्छा जोड़ा भी ले ले, ज़ाहिर है उनकी चॉइस का आपको पता नहीं होता, वो चॉइस उनकी डिफरेंट होती है और फिर वो मनाने का सिलसिला वो सालों तक चलता है। फिर काके आ जाते हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं मानते। हमें ऐसा आप मिला, जितना मर्जी कर लें आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। मैंने बड़ी बड़ी शादियां देखी हैं बड़े बड़े होटलों में, और इतने बड़े होटलों से लोग, मैरियट जैसे होटल, बड़े बड़े होटल्स पे खाना खा के बाहर निकलते हैं, कहते हैं खाने का मजा नहीं आया, चा चंगी नहीं, जोड़ा नहीं सही पहना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तनकीद करते हैं। बिल्कुल ऐसा, लोगों को मौका ही नहीं दिया कोई बात करने का। नहीं, हमने डिस्कस किया तो हमने छोटी छोटी चीजें डिस्कस की थी पहले, इतना भी सादा प्लान नहीं था, पर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हर चीज डिडक्ट होती। मैं यही पूछना चाह रहा था कोमल, यही हर सवाल के बाद यही पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आपने कहा कि हमने डिस्कस किया, एक तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप दोनों ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि हमने ये डिस्कस किया और हमारी ये कोशिश थी और हमारी ये ख्वाहिश थी, रिश्ता ही ऐसा मियाँ बीवी का कि फिर मैं नहीं रहता, फिर हम हो जाते हैं। और जब आप सोच रहे हैं तो वो हम करके सोच रहे हैं, हर चीज़ डिस्कस की है तो आप दोनों ने मिलकर की है। ये जो थॉट प्रोसेस है, स्पेशली हमारी इस जनरेशन में, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने भी मिसाल कायम की है, ये जो थॉट प्रोसेस है, मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा और एलेबोरेट करें। इज़ इट दैट ईजी, या क्या आपको लगता है कि नहीं ये तो अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है, अभी भी जो नए कपल्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट है? जी प्लीज़। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके ऊपर। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें आपके जो है ना 4 स्टेक होल्डर्स हैं। मियाँ बीवी कहने को तो बस ज़्यादा बनते हैं, मियाँ बीवी और मेरे माँ बाप और लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप, ठीक है। इनमें से अगर एक भी बंदा ये कह देना कि ऐसे नहीं करना, आप नहीं कर सकते, आप जो चाहे कर लें। क्योंकि हमने जब ये पोस्ट किया है एकदम से वायरल होना शुरू हो गया, तो मसला ये था कमेंट जब आना शुरू हुए तो उसमें हमें मैसेजेस आना शुरू हो गए, पर्सनल मैसेजेस, कमेंट्स कि यार मैं भी इस तरह शादी कर, और ज़्यादातर वो लड़के थे, मैं भी इस तरह शादी करना चाहता हूँ, मेरी अम्मा नहीं मानती, मेरे अब्बा नहीं मानते, लड़की वाले कह रहे हैं कि तुम गाड़ी दोगे या घर नाम करोगे तो तब कुछ होगा, और लड़कियां भी यही कह रही हैं कि अम्मी नहीं मानती हैं, अब्बू नहीं मानते हैं। लेकिन अब वो सारे कपल्स या वो सारे इंडिविजुअल्स आपकी उस वीडियो को, उन तस्वीर को दिखा के कह सकते हैं कि मान जाइए, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, आपके इस मैसेज से वो ज़रा इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन अब मुझे आप ये भी बताइएगा, ये तो आपने एक भी बंदा इस चीज़ को, जी सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, प्लीज एक भी बंदा, हम ये नहीं कहते कि जी फॉलो करो, ये भी है। मैंने जो पोस्ट हमने किया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपको एक अच्छी शादी, थोड़ी सी बड़ी शादी करना अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता, अगर आप वाकई उससे खुश होते हो करो, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है लोगों को दिखाना और कहते हैं बाकी लोगों को दिखाना और पैसे ज़्यादा करना, तो नमूदो नुमाइश करना, तो फिर आप बड़ी शादी करें, जैसे हम मुआशरे में मिसाल भी देखते हैं। अच्छा तलहा, मुझे ये बताएं कि हमने अमूमन देखे 15 लोग, आप कह रहे हैं कि 15 रिश्तेदार आए और आपने खाना खिलाया और शादी हो गई। नाराज़गी हमेशा शादियों पे रिश्तेदारों की नज़र आती है, मामू नाराज़ हो गए, फुप्पो नाराज़ होगी, खाला नाराज़ होगी, ऐसा कुछ आपने देखा? क्योंकि 15 लोग तो बाकी भी तो रह गए होंगे ना, उनका कोई शिकवा आपकी तरफ आया? मैं आपको बताता हूँ उसका किस तरह हुआ। बेसिकली क्या कि हमने जब डिसाइड किया कि निकाह करना है, तो उससे निकाह से 2 दिन पहले मेरे अब्बा जान ने जो करीबी रिश्तेदार थे उन सबको कॉल की, तलहा का निकाह हो रहा है और आप लोग सारे आ जाए। हमने दोनों फैमिलीज में थोड़ा थोड़ा बता दिया, ठीक है। और जो लोग सिटी में अवेलेबल थे उस वक्त, और हमने ये नहीं किया कि अगर पुप्पो हैं तो जी पुप्पो की बेटियां और उनके आगे से जितने रिश्तेदार हैं और मामे चाचे वारस सारे, मेरे अब्बा के बहन भाई, अम्मी के बहन भाई और सिमिलरली कोमल की तरफ से जो सिटी में मौजूद। वो ये हुआ था कि हम जब निकाह करने गए थे तो उधर हमने वहाँ पर एक छोटा सा मतलब गेट टुगेदर कर ली, और जब मेरे घर हम कोमल को लेके आए तो मेरे अबू की तरफ से और अम्मी की तरफ से गिने चुने बहन भाई जो उस सिटी में थे। खर्चा पता है, शादी पे जो खर्चा आया होगा वो हमने जो उस वक्त जो इवेंट किया है फैमिली का,
उसके ऊपर हमने कहते हैं घर में कुछ खाना बनाया, कुछ देगी यानी तरह कह सकते हैं कि खर्चा ना होने के बराबर था। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में कोई छोटी सी दावत जैसे फैमिली इकट्ठी हो जाती है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। महीने में या 2 महीने बाद फैमिली इकट्ठी हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है, आप खाना बनाते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही था जो होती है, ये बिल्कुल वही था। ये तो बड़ा जबरदस्त आपने एक्सप्लेन कर दिया। बस आखिर में मैं चाहता हूँ कि एक एक जुमले में आप दोनों से एक मैसेज लूँ और उन तमाम अफराद के लिए जो कि अब बड़ी जल्दी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं, जो कि ये प्लान करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हैं, तो उनकी सोच की जो गिरे हैं उन्हें खोलिए, उन्हें ज़रा मैसेज दीजिए कि प्लीज़ डू दैट, सेट एन एग्जाम्पल। जो यंग जनरेशन है, एक चीज़ बताऊँ, हम आगे पीछे दोस्तों से बात करते हैं ना, तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक इसी तरह ये कि सादगी में करना है। मसला ज़्यादातर माँ बाप का होता है। तो मेरा मैसेज ज़्यादा माँ बाप की तरफ ही होगा और मैं अपने माँ बाप की जो है ना रेफरेंस देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह किया है, उनका साथ था तो हुआ है, बहुत सपोर्ट था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितने भी बच्चे हैं जिनकी शादियाँ होनी हैं, उनके माँ बाप के लिए एक मैसेज है, प्लीज़ 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 शादियाँ आसान बनाएं ताकि जो गलत काम हो रहे ज़माने में वो ना हो। कोमल, आपका मैसेज भी चाहिए। तलहा ने भी बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है। मैं तो उन सब लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी जो अभी इस कंफ्यूजन में है कि मेरा जोड़ा कहाँ से बनेगा और मेरे मेकअप का क्या होगा। छोड़ दें ये सब। इतना आसान हो गया ना, हमारा रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना, ये बाकी सब चीज़ें पार्लर्स और इस सब से ज़्यादा ज़रूरी। जब मैं खुश होती हूँ तो वाकई दिल से खुश होती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मेरी शादी वाले दिन मेरा मेकअप जो था वो फ़लानी जगह से नहीं फ़लानी जगह से होना चाहिए था, तो शायद वो मेरी फूफो की बेटी अच्छा कमेंट करती। मेरी पिक्चर्स जैसी हैं, मैं अपनी दोस्त के घर गई और मैं उससे जाके मैं हमेशा उससे कहती थी कि मैं वो हमारी एक दोस्त ने किया। वो जब मैं उसे कहती थी कि मैं तुमसे तैयार होंगी तो वो यकीन नहीं करती थी। जब मैं वाकई अपनी शादी वाले दिन गई उसके पास तो उसको तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि नहीं शायद अभी कोई लड़की आएगी उससे तैयार होगी। मैंने कहा नहीं, मेरी दोस्त का नाम हफ्सा है। मैंने उसको कहा तुम ही मुझे तैयार करोगी और मैं ऐसे ही जाऊँगी जैसा भी तुम करो। क्या बात। और वो मेरा और उसने बड़ा अच्छा काम किया। अब वो मेरा फर्स्ट टाइम था उससे मिसाल कायम कर दी हर किसी ने जो इन्वॉल्व हुआ है। और मैं ये तो आपकी फ्रेंड के लिए हम जरूर कहते हैं कि जबरदस्त। और मैं जितनी सेटिस्फाइड हूँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई और जाती खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लस और ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं मैटर आपकी खुशी करती है। दो लोग जो हैं वो आपस में, आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जी इसमें नीचे तो आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने खेड़ी पहनी हुई है और वो मैंने अपने अब्बा जी की खेड़ी पहनी हुई जिन्होंने आई गेस 2-3 महीने पहले खरीदी थी। यानी देखिए हम ये तो सुनते आए कि लड़की ने माँ का जोड़ा पहना है, आपने अब्बा की चप्पल पहनी है। जबरदस्त। तलहा एंड कोमल, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। और आपके पेरेंट्स ने भी बहुत जबरदस्त आपकी अपब्रिंगिंग किया, उनकी अपनी सोच बहुत अच्छी है। फौरन से बढ़ जाते हैं आगे। एक और खबर है कंग फू। इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ब्रूस ली, जैकी चैन। लेकिन आज हम आपको क्वेटा के ऐसे बच्चों से मुतालिक बताएंगे जिनकी कंग फू टेक्निक्स आपको हैरान कर देंगी। क्वेटा की हजारा बिरादरी से इनका ताल्लुक है। मुबारक अली शान पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के वाहिद ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने एक अलग पाक शान वोंग कंग फू मुतारिफ कराई है, जिससे अब बच्चे सीख अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं। ये कंग फू कितना मुख्तलिफ है, जिस तरह मैंने कहा ना मास्टर, आई मीन ये कोई डिफरेंट मुझे लगा है। कोई मार्शल आर्ट कोई डिफरेंट ही कोई चीज लग रही है अलग चीज है। लेकिन ये भी जाहिर सी बात है, बच्चों को अगर दिफाई तजुर्बे सिखा रही है तो बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ग्रैंड मास्टर मुबारक अली शान साहब ने। मुबारक साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। कहिएगा पाक शान वोंग कंग फू की बुनियाद कब रखी और ये दीगर कंग फू से कितना मुख्तलिफ है, कितना मुश्किल है या आसान है? असल में पाकिस्तान शाओलिन कंग फू जो मैंने इसकी बुनियाद रखी, ये जो मेरे नाना ब्रिटिश आर्मी में थे, फिर बाद में वालिद साहब को मुंतकिल हुए और बाद में मुझे मुंतकिल हुआ। जब मैं हांगकॉन्ग, चाइना वगैरह और वहाँ पर मैंने शाओलिन टेम्पल वगैरह में ट्रेनिंग की, तो उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान शाओलिन शानवांग कंग फू के नाम से मैंने पाकिस्तान में इसकी बुनियाद रखी और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 36 ममालिक में खेला जाता है और पाकिस्तान में इसके तकरीबन 300 से ज़्यादा ब्रांचेस है जिसमें वो बच्चे और बच्चियाँ खेल रही हैं।
अब तक कितने बच्चे सीख चुके हैं ये दिफाई टेक्निक सीखना या कंग फू सीखना? आपके पास आपने कितने बच्चों को सिखाया? तकरीबन सर पूरी पाकिस्तान में अगर आप लेंगे सर इस वक्त तकरीबन 5000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ जो ये सीख चुकी है सर, और बाकी जो है तकरीबन 10,000 के करीब बच्चे और बच्चियाँ जो सीख रहे हैं मज़ीद इसको, और ये इंशाल्लाह मज़ीद जो है हमने इसके लिए काम करना है ताकि इसको हमने वर्ल्ड सतह पर पाकिस्तान के लिए हमने एक बेहतरीन नाम देना है शाओलिन शानवांग कंग फू के नाम से। सर इस वक्त हम जो फुटेज देख रहे हैं वो यानी बच्चे हैं वो इतना तेज़ी से कर रहे हैं कि मेरी आंखें नहीं ठहर रही हैं, और ज़ाहिर है कि आपने उन्हें इतना ज़बरदस्त सिखाया है। तो मुझे सर ये बताएं कि कितना वक्त लगता है? फॉर एग्जांपल अगर 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा, या एक तो बताइएगा कि मिनिमम क्या एज होनी चाहिए सीखने के लिए, जब वो आपके पास आता है तो कब तक मास्टर हो जाता है वो, कितना अरसा लगता है सीखने में? सर ये तो इल्म है, इल्म में जितना मैं अभी तक अपने आप को तालिब इल्म ही कहूँगा सर। ये आपकी मेहरबानी है, पूरी दुनिया की मेहरबानी, मुझे ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया। बहरहाल ये कि इस पे 6 साल से लेकर आप 80 साल, 85 साल, 100 साल तक भी खेल सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, और अगर कोई बच्चा या बच्चियाँ जो हमारे पास खेल रहे कम से कम वो 3 साल में जो है ब्लैक सेश यानी ब्लैक बेल्ट के काबिल हो जाती है। अच्छा सर ये बताएं कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसे चीज़ों पे महारत हासिल करने के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए, आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना पड़ता है। तो ये बच्चे बच्चियाँ जो सीख रहे हैं उसमें ये चीज़ बच्चों में लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या बच्चों के घर का भी एक माहौल इसमें अहम किरदार अदा करता है? असल में हमारी जो हज़ारा कम्युनिटी है इसमें जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, शायद आपको ये इल्म में हासिल है कि गुज़िश्ता सेफ गेम्स में हमारे तकरीबन 13, 14 और 15 बच्चियाँ गई थी, और उन सब के सब ने मेडल्स लाए थे। यानी पाकिस्तान से 340 के दस्ते में से बलूचिस्तान से तकरीबन हमारे 13 बच्चे और बच्चियाँ गए थे, और उन्होंने 13 के 13 बच्चे और बच्चियों ने मेडल्स लाए थे इंडोनेशियन एशियन सेफ गेम में। जी हाँ, तो असल में हमारे कम्युनिटी के अंदर जो है ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर आपको पता है कि हमारे कम्युनिटी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर बम ब्लास्टिंग हुआ, काफ़ी हमारे बंदे शहीद हुए और काफ़ी जो है डैमेज हुए, जिसके वजह से मसद जो ख़वातीन है, जो हमारे फैमिलीज़ वगैरह हैं, वही चीज़ को ज़्यादा उजागर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे और बच्चा भी अपने दिफा करना सीखे। तो इसके लिए हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। सर तो ज़्यादा लड़के फोकस करते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा फोकस करती हुई नजर आती हैं? नहीं, इसमें ज़्यादातर बच्चियों का अभी रुझान पैदा हो गई है। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिरों को जब एशियन गेम्स में, सेफ गेम्स में और बाकी दीगर गेमों में जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे खसन डिपार्टमेंट्स वगैरह, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, वापडा वगैरह में, तो अब जो है और खसन HEC वगैरह में, तो अब काफ़ी जो है बच्चियाँ जो इस तरफ उनकी रुझानात बढ़ गई। सही सर, हमने कुछ फुटेजेस देखी है जिसमें आप इनको पहाड़ों पर लेकर जाते हैं, वहाँ जाके प्रैक्टिस कराते हैं, वहाँ जाके सिखाते हैं। खास वजह सर पहाड़ी इलाकों का चुनाव? सर असल मसला ये है कि पहाड़ जो है, ज़ाहिर जब आप पहाड़ का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में आता है एक सख्त जो है जानना। तो हमने इन बच्चों को जो इन पहाड़ की तरह हमने मजबूत बनाना है। हमने इन बच्चों को और बच्चियों को जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, रूहानी तौर पर हमने मजबूत करना है, और अगर वो सख्त बनेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई भी जो इनके सामने कोई भी आजमाइश आएगा तो उन आजमाइशों को इंशाल्लाह वो उसमें कामयाब होंगे। और चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, बिकॉज इससे आप फिजिकली भी फिट होते हैं और मेंटली भी टफ हो जाते हैं। जिस्मानी हो, चाहे वो ज़हनी हो, नफ्सियाती हो, रूहानी हो, तो इंशाल्लाह उसमें वो बहुत मजबूत होगा। क्योंकि जब पहाड़ों में वो ट्रेनिंग करेंगे तो जाहिर है आप वो एक जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होगा, और जब जिस्मानी मजबूत होगा तो जाहिर उसका जहन भी मजबूत होगा और वो रूहानी तौर पर भी मजबूत। क्या बात है सर, एक रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे नया दिन के इस प्लेटफॉर्म से, जाहिर है आप साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी बात है, आपने जाहिर वक्त दिया हमें। हम चाहते हैं कि कोई स्किल्स अगर हम आपकी देख भी सकें लाइव, अगर कुछ आप हमें दिखा सकें, सिखा सकें। सीखना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, नो प्रॉब्लम, आप जब कहेंगे अभी कहे, मैं अभी सर अभी सर अभी। ओके सर, ओके। क्या बात है ज़ब जी, दिलों को थाम लीजिए।
वाओ, जबरदस्त। सर ये जो आपने अभी किया है इसका कोई स्पेशल नाम होता है इस टेक्निक का? जी, ये हमारे जो गेम होती है इसमें सामुराई, ओके, उसमें शाओलिन शानवांग का हिस्सा है। ओके, अब आपने ननचकू उठाया सर ये? नहीं सर, ये साई है। अच्छा, साई है। अब इससे क्या करने वाले हैं? प्लीज 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 सर। वाओ, वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी फोकस्ड। मैं तो लिटरली शॉक में चला गया हूँ। नहीं, इतना आसान होता तो क्या ही बात है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा के, जबरदस्त जी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और मौजू है हमारे पास, आज का लास्ट टॉपिक है ये, और वो है माहौलियात से जुड़ा हुआ, यानी पंजाब का माहौल, या पंजाब का माहौल, या कह देते हैं महक ज़रा, इस वक्त काफ़ी शहरों में सिचुएशन ऐसी हो जाती है। स्मॉग की जब हम बात करते हैं तो रोज़ाना हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पे मॉनिटर आजकल कर रहे हैं कि किस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहाँ की एयर क्वालिटी इस वक्त हैज़र्डस है, जहाँ पर सांस लेना इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक है। पंजाब की अगर हम बात करें, हर तरफ स्मॉग का राज है। सुबह और रात के औकात में आमदरफ्त इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार लाहौर में स्मॉग कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जी हाँ, जहाँ पल पल बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा दीगर जो काम है उन सबको मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के क़याम से क्या फ़ायदा होगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब ने। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप कहिएगा, हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्मॉग का राज, जिससे आंखों में जलन है, सांस लेने में मुश्किलात है। अब जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है, इससे किस हद तक फ़ायदा होगा और ये काम किस तरह से करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने एक कंट्रोल रूम का क़याम किया है PDMA के अंदर, इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो हमारे स्मॉग के लिए हमने बहुत सारे इक़दाम जो कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। और इसमें स्मॉग जो है, इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ट्रांसपोर्ट का है। उसके लिए हमने एक तो यूरो 5 के ऊपर हमने फ्यूल को स्विच किया है, इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी है उसको अप्रूव किया है। इसके साथ इसमें क्रॉप बर्निंग की वजह से होता है, फिर ये जो आपकी इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं उसकी वजह से होता है, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो ब्रिक किल्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये जो बाकी 3 फैक्टर्स हैं कि ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट के स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं, आपके जो ब्रिक किल्स हैं, आपके जो क्रॉप बर्निंग है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये होती है, क्योंकि राइस की फसल जो है उसको काट कर जला दिया जाता है और उसके बाद वीट की सोइंग की जाती है। और फिर आपकी जो इंडस्ट्रीज़ की एमिशंस हैं, तो इन तमाम एमिशंस की चेकिंग के लिए और इसकी बर वक्त इक़दाम करने के लिए ये कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सर, इसके अंदर हमने तकरीबन 25,000 विलेज कमेटीज़ जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो कि तमाम पंजाब के अंदर फैली हुई हैं। और अगर कोई किसी गांव में किसी जगह पर ये क्रॉप बर्निंग होती है या और व्हीकल एमिशंस की निकलती है, तो वो उनको ऐप भी दिया और वो ऐप के ज़रिए कंट्रोल रूम में पहुंचाते हैं और फिर कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए कहता है। सर, मैं इसी पर मजीद बात करना चाह रहा था आपसे। प्रोसेस बनाया गया है। ठीक सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू है, बट मैं इसी पर बात करना चाह रहा था कि आपने कहा कि 4 मेजर फैक्टर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। उस पर ज़ाहिर है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी हुकूमत पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, उसकी पॉलिसी भी आप लोग लेकर आए हैं। बट सर, जो क्रॉप की आपने बात की है, इससे मुतालिक आपने कहा कि जहाँ पर भी ऐसा हो रहा हो, जहाँ पर भी क्रॉप जलाई जा रही हो, वहाँ पर एक्शन लिया जाता है। बट ज़ाहिर सर, एक्शन इट्सेल्फ काफ़ी नहीं है, लोगों में आगाही होनी चाहिए, लोगों को मुतबादिल निज़ाम समझाना और बताना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस पर क्या हो रहा है कि लोग इस तरफ ना जाएं, लोग क्रॉप को ना जलाएं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इसका मुतबादिल हमें फार्मर्स को देने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट को पिछले साल टास्क किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस साल एक ऐसी मशीन बना ली है और वो हमने फार्मर्स तक भी पहुंचाई है। हमने 1000 मशीनें वो पहुंचाई हैं। अच्छा। वो मशीन ये करती है कि वो जो स्टबल आपकी रह जाती है उसको काट कर उसको प्लाउ इन कर देती है ज़मीन के अंदर। श्रेडर इसको कहते हैं। और उसके पीछे एक और मशीन आती है जो कि वीड सोइंग जिसको हैप्पी सीडर कहते हैं, और वो उसी जो श्रेडेड ज़मीन है और जो जिसमें प्लाउ इन हुआ है वो आपका बाकियात जो हैं उसी के अंदर वो वीट की सोइंग कर देती है। तो इंशाल्लाह ये मशीन हमने 80% सब्सिडी के ऊपर फार्मर्स को दी है। बहुत अच्छा इसका तजर्बा रहा है और फार्मर्स ने इसको बड़ा पसंद भी किया है और इसकी बहुत डिमांड भी है। हमें तकरीबन 5000 ऐसी मशीनें चाहिए टू कवर द होल राइस कल्टिवेशन एरिया। तो सिर्फ 5000 मशीन अगले साल तक हो जाएंगी? वो भी करेंगे, यानी अगले साल तक के पास एक अल्टरनेटिव भी आ। सर यानी अगले साल तक ये 5000 मशीन्स मौजूद होंगी। दैट मीन्स जो सेकंड कॉज है विच इज क्रॉप बर्निंग, ये हम टैकल कर लेंगे अगले साल तक इंशाल्लाह जी। अगर हमने ये क्रॉप बर्निंग वाला इशू ये मशीन्स के जरिए कर लिया तो ये इसमें ये होता है कि फार्मर को फायदा इस तरह होता है कि उसकी एक वाटरिंग कम हो जाती है, उसको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल जाता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ वो और ये ज़ाहिर आगाही देने के लिए मैंने बताया कि हमने जो मशीनें दी हैं उसकी 10 गुना ज़्यादा फार्मर्स ने उसकी डिमांड की। जबरदस्त। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम किए और जो आप बता रहे हैं वो भी यकीनन एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए तो पंजाब का कौन सा ज़्यादा शहर ज़्यादा मुतासिर है स्मॉग से और आने वाले दिनों में कि इसके खतरात मजीद बढ़ जाएंगे? देखिए लाहौर इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर है और उसकी वजह यह है कि लाहौर के अंदर एक तो ट्रांसपोर्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट की वजह से एमिशंस होती हैं और इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे इर्द गिर्द मौजूद है। ब्रिक किल्स भी लाहौर के इर्द गिर्द हैं क्योंकि हमारा लाहौर एक इकनॉमिक हब है एक्टिविटी का। तो इन सब के ऊपर हमने तो क्लैम्प डाउन किया है। ब्रिक किल्स को भी हमने टाइम दिया है कि वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे जाएं जो कि बहुत कम एमिशंस करती हैं और अगर नहीं करेंगे तो उनको बंद कर दिया गया। यानी ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सर कि जो चौथा फैक्टर ये है कि हम जब हवा की डायरेक्शन चेंज होती है जी। तो इंडिया के अंदर भी यही चीज़ हो रही होती है, वहाँ भी क्रॉप बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारा जो कंट्रोल रूम है उस चीज़ को भी मॉनिटर कर रहा है स्पार्को के मलिक साहब इस चीज़ को कैसे रोकेंगे कि अगर इंडिया में चीज़ें अगर इंडिया में 90% इंडिया के साइड पे पंजाब में हो रही है तो हम उनको ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम पे भी उनको बताएंगे और उनको हमने ये भी पेशकश की है कि जो हमने मशीन दरियाफ्त कर ली है, बना ली है, उसको हम आपको देने के लिए भी तैयार हैं, आप अपने फार्मर्स को भी दें ताकि ये एक रीजनल प्रॉब्लम। सर क्या इंडिया इस बारे में सीरियस है? क्या इंडिया इन मामलात को वैसे ही हल करे इन 4 मेजर फैक्टर्स को जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट कर रही है? देखें हम तो उनको बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं और हम इंटरनेशनल फोरम के थ्रू भी उनको ऑफर करेंगे। बाकी इंडिया सीरियस तो मेरा ख्याल में वो जो इस किस्म की फाशिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे वो सीरियस किसी चीज़ पे भी नहीं है इस वक्त। ठीक, लेकिन हम उनको जरूर ऑफर करें। लेकिन हम ऑफर कर रहे हैं और नया दिन के प्लेटफॉर्म से हम इसीलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करें कि ये करना बहुत ज़रूरी है इस खत्ते के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट द रीजन। सर आपने 3 फैक्टर्स का तो मुझे बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन आप लोग किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उसका जो एमिशन है, क्रॉप के मुतालिक बताया, ब्रिक किल्न्स के मुतालिक बताया, इंडस्ट्रीज 3rd फैक्टर रह गया था, इससे मुतालिक क्या कर रहे हैं? देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा जो एमिशंस आती हैं वो स्टील फर्नेसेस से आती हैं। स्टील फर्नेसेस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि उनके तमाम फर्नेसेस के ऊपर स्क्रबर्स लगाए जाएंगे जो कि ये स्क्रबर्स जो होते हैं ये फिर एमिशंस को कैप्चर करते हैं और बाहर नहीं जाने देते फ्यूजिटिव डस्ट को। तो ये हम इसको इन्फोर्स कर रहे हैं और जिन्होंने कर लिया है इसको स्क्रबर्स लगा लिए उनको तो खोलने की इजाज़त होगी, जो नहीं लगा सके उनको बंद कर दिया जाएगा। सर आप मुझे एक बात प्लीज बता दें कि जब हम देखते हैं कि हम अब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉलिसी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, क्रॉप से मुतालिक आपने कहा मशीन्स आ चुके हैं, इंडस्ट्री से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ब्रिक किलन से मुतालिक आपने कहा कि उनको भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं। ज़ाहिर है पिछले चंद सालों में हम देखें स्मॉग बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके स्टेप्स पिछले साल से इस साल सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है? जी पिछले साल से इस साल सिचुएशन डेफिनेटली बेहतर है। जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कितने मजीद साल लगेंगे सिचुएशन को कंट्रोल करने में? सर कि एयर क्वालिटी की जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट मॉनिटरिंग है उसके लिए हमने मशीन्स इंस्टॉल करनी थी। एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी आ गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के जमाने में वो 7-8 महीने डिले हो गए। बट एनीवेज एक्सपेक्टेशन कैसा है इन सारे इकदामात के बाद कितने साल और लगेंगे? पिछले साल का है उसके मुताबिक अगर हम कंपेयर करें हमारे पास 2 मशीन्स ऑपरेशनल हैं बड़ी जो 5 किलोमीटर के रेडियस वाली हैं।
तो इस साल अभी तक अल्लाह का फजल है कि वो सिचुएशन बेहतर है। ठीक है, ये इट इज बिकॉज कि हम लोगों ने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, क्रॉप बर्निंग बहुत कम है। सर साथ मौजूद थे आप, और इन 4 फैक्टर्स पे कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि हम चाहते हैं कि माहौल हमारा साफ हो। हम सामने वाले को भी दावत दे रहे हैं कि प्लीज अपने भी माहौल को बेहतर करें। हमारा हमसाया पड़ोसी, उसको हम ये कह रहे हैं कि आप भी वो कीजिए जो हम कर रहे हैं। इस वक्त हो गया खत्म, करेंगे आपसे मुलाकात कल दोबारा नए मौजूआत के साथ। बहुत सा ख्याल रखिए, मास्क पहन के बाहर जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।